Yes, good evening to all of you friends. We start at class at 9 p.m. 5 more seconds to go. Twenty more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. टू फॉर्स नोट करें. अमर, प्रीति, खुशी, सायरा, रवि, श्रीकांत, मयंक, सोनी. Another answer is yes. We move forward. ऑडियो वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत है तो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें. क्रोम ब्राउजर यूज करें. डिसेबल करें. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करें. मोबाइल से देखें. मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट पेंसिल दो क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार में मैं जॉब अपलोड करता हूँ. बाकी ये फॉर्म लिंक डाउनलोड कैसे करें, हैंडआउट ये सब मैं गुरुवार के लेक्चर में बता चुका हूँ. इसको आप देख के आइए. नोट पेन लेके बैठिए. जो इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं अभी हम पहले पिलर में मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस उसका पहला चैप्टर यूपीआई बिटकॉइन लास्ट वीक कंप्लीट किया था. अभी हम लोग दूसरे चैप्टर में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सीआरआर रेपो वगैरह इसमें हम अटके. आज भी क्लास है, संडे कल भी क्लास होगा क्योंकि टॉपिक थोड़े लंबे. पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करके आइए, अदरवाइज इट विल मेक नो सेंस टू यू. तो अब तक हमने आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जिसके अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देखा. जस्ट टू रिकैप दोस थिंग्स. कुल मिला के बात ये थी कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो सप्लाई के सामने डिमांड अगर बढ़ रहा है, आरबीआई क्या करेगी, डिमांड कम करने के लिए लोन इंटरेस्ट महंगे करा दे ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करे और चीजें वापस नॉर्मल प्राइस पे आ जाए. इसके लिए आरबीआई लोनेबल फंड्स को या तो कम करेगी या लोन महंगे कराएगी. उसके वास्ते सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, ये सब देखा. आज ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह देखना है. सीआरआर एसएलआर का हिसाब देख लिया था मैंने. 100 रुपये डिपॉजिट किया, उसमें से बैंकर ने 3 से 4 रुपये आगे आरबीआई में डिपॉजिट करने हैं. बैंकर उसे किसी और को लोन नहीं दे सकता. बाकी 18 रुपीज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आदि में इन्वेस्ट करने हैं. 18% ऑफ द डिपॉजिट्स. तो ये दो रिजर्व रेशो हो गए. तो सीआरआर एसएलआर देख लिया. उसके बाद हमने देखा था रेपो एमएसएफ वगैरह, उसका हिसाब क्या था. आरबीआई के ये सब क्लाइंट जो है बैंक एनबीएफसी वाले, इनको लोन में पैसा चाहिए. उसके वास्ते वो अलग चीजें गिरवी रखती है. एसएलआर में पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला लोन हो सकता है. एसएलआर के बाहर वाली रखे तो रेपो रेट हो सकता है. उसके अलावा क्लाइंट के पास खुद का सरप्लस पैसा पड़ा है तो वो भी डिपॉजिट में रख सकता है. उस वक्त आरबीआई सामने गिरवी कुछ नहीं रखेगी तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है. और अगर आरबीआई कुछ गिरवी रखे गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो रिवर्स रेपो रेट है, वो फिक्स है 335 पे. ये पूरा मामला क्या था कल हम देख चुके हैं. और इन सबकी मदद से इन्फ्लेशन से भी लड़ना है और चीजें बहुत सस्ती नहीं होनी चाहिए तो डिफ्लेशन से भी लड़ना है क्योंकि बहुत सस्ता हो गया सब तो किसान का नुकसान हो जाएगा. अब यहाँ तक हमने देखा था. आज आगे बात है ओपन मार्केट ऑपरेशन. देखिए रेपो रेट में क्या था कल जो हमने देखा था कि क्लाइंट ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपये में बेची, फिर कसम खाई मैं बायबैक करूंगा 106 में, 6% रेपो रेट. तो यहाँ पर तो रीपर्चेज की प्रॉमिस थी. एक्सिस बैंक ने कसम खाई थी कि ये मेरा ही माल मैं ज्यादा महंगी प्राइस में वापस खरीद के गवर्नर साहब आपसे लेके जाऊंगा. तो रेपो हैड अ प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज. जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेपो रेट भी एक जाता ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि खुले बाजार में ये हो रहा है. लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आउटराइट रेपो, माफी आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन. आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, मैं अपनी मारुति कार आपको बेचूं तो फिर मैं बायबैक की तो कसम नहीं खा रहा, बस आपका वजह. तो ऐसे जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये अलग कैसे है कि उसमें बायबैक नहीं होगा, एक बार बेच दिया तो बेच दिया. तो जो नॉर्मल रेपो वाले ओपन मार्केट ऑपरेशन है, यस देयर इज अ प्रॉमिस टू रीपर्चेज. चाहे रेपो रेट हो सकता है, रिवर्स रेपो रेट हो सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो सकता है. उसमें मैकेनिज्म तो रेपो जैसा ही है, खाली उसका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा होता है. लेकिन जो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं उसमें बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता. देयर इज नो प्रॉमिस टू रीपर्चेज द सोल्ड आइटम्स. कैसे अभी समझेंगे. उससे पहले कुछ कंसेप्ट वापस रिफ्रेश करने होंगे. जब भी सरकार को लोन चाहिए और 1 साल से ज्यादा लोन चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई द्वारा मार्केट में इशू करेगा. मेरे आपके जैसे लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक एनबीएफसी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब जब ये आरबीआई ने इशू किया तो पहली बार इशू हुआ है, इसलिए हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट. जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कार मारुति के शोरूम में फर्स्ट टाइम बिकने को आई. अब जिन लोगों ने ब्रांड न्यू ये कार या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, मन चाहता तक चला है, उनकी अभी इच्छा पूरी हो जाए कि हमें कुछ और खरीदना है तो अपनी एग्जिस्टिंग कार या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो किसी और को रीसेल करेंगे. तो रीसेल करेंगे उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. ये जो अभी हम ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ेंगे वो सब सेकेंडरी मार्केट की खेल है. तो वी आर लर्निंग अबाउट द सेकेंडरी मार्केट. अब देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने की बात है, एक जमाने में ये होता था कि रिटेल इन्वेस्टर मेरे आपके जैसे लोग वो सीधा आरबीआई के दरवाजे पे जाके कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते थे. तो सबसे पहले हमने ये यूटीआई म्यूचुअल फंड या ऐसे कोई ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना होता. फिर हम उसको बोलते आगे जाके वो लोग आरबीआई से खरीद के लाते और आपको देते. ये ऐसी बात है कि आपको लक्ष्मीकांत खरीदनी है तो आप मैग्रो हिल के ऑफिस में नहीं जाते, आप दुकान में जाते और वहां से लेके आते. पहले ऐसा था. फिर 2021 में आरबीआई ने रिफॉर्म लिया कि भाई देखो तुम ऐसा इंडायरेक्टली भी खरीद सकते हो, कहीं ब्रोकर के पास अकाउंट खोलो, म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलो, दैट इज अलाउड. और तुम अगर चाहो तो सीधा मेरे पास आ जाना, मेरा ऑनलाइन ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है, उधर से सीधा भी आप मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं. तो बोथ मेथड्स आर पॉसिबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर. मेरे आपके जैसे लोग दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये भी अवेलेबल है और पुराना है वो भी चालू है, वो बैन नहीं हुआ, दोनों तरीके हैं. फिर आप याद करें कि बीड़े मास्टर ने टाटा तनिष्क में से जब ज्वेलरी पहली बार खरीदी पैसा टाटा कंपनी को गया क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट था. फिर बीड़े मास्टर को दोबारा से जब पैसों की जरूरत हुई तो उसने अपना ये गोल्ड या ज्वेलरी जेठालाल को बेच दिया. तो जेठालाल ने पैसा दिया, वो सेकेंडरी मार्केट था और वो पैसा आया बीड़े मास्टर के पास. वो टाटा के पास नहीं जाएगा ना. जस्ट लाइक मैं आपको कार बेचूं अपनी सेकंड हैंड मारुति कार, तब मुझे पैसा देंगे, मारुति कार को थोड़ी पैसा देंगे दोबारा. फिर हमने देखा था कैसे आरबीआई प्राइमरी मार्केट में खेलती नहीं है. आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में दूसरों से बाय सेल कर सकती है. आरबीआई प्राइमरी मार्केट में केवल इन्वेस्टर को माल देती है और इन्वेस्टर अब वो पैसा भारत सरकार को लोन में जाता है. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए. लेकिन क्योंकि हमें ओपन मार्केट ऑपरेशन समझना इसलिए मैंने आपको रिफ्रेश कराया. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नाउ वेरी इजी. मतलब हम बात करें सेकेंडरी मार्केट के अंदर. तो सेकेंडरी मार्केट में समझो आरबीआई ने मान लो एलआईसी से खरीद के कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हो सकती है अपने पास. अब उसको लगे कि बैंकर के पास लोनेबल फंड्स बहुत बढ़ गए हैं और ये सस्ते सस्ते लोन दे रहे हैं और पब्लिक भी केयरलेसली माइंडलेसली सब शॉपिंग कर रही है और महंगाई बहुत बढ़ रही है. तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे ये लोनेबल फंड्स क्या करने चाहिए, कब कर लेने चाहिए, डेवलप कर लेने चाहिए. आपके तो भाई सीआरआर बढ़ा देते हैं, एसएलआर बढ़ा देते हैं. अब समझो वो ऑलरेडी उसने ऑप्टिमल स्टेट पे डाल दिया 4% एंड 18%, उसे वो छेड़ना नहीं चाहता. उसके अलावा वो क्या करे, तो फिर वो एक वैक्यूम क्लीनर लेके आ जाए और ये सारा पैसा चूस ले. वो वैक्यूम क्लीनर काम ऐसे करता है कि मान लो उसके पास 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी जो आरबीआई ने मान लो एलआईसी से सेकेंडरी मार्केट में खरीद के रखी थी. तो आरबीआई हो सकता है ये किसी एक बैंक को बेच दे, एक्सिस बैंक को, और हो सकता है फिर एक्सिस बैंक उसके सामने 10 करोड़ आरबीआई को दे दे.
तो यहाँ आरबीआई ने क्या किया, मार्केट में पहले मान लो 30 करोड़ थे, अब उसमें से 10 तो चले गए, तो कितना बचा, सिर्फ 20 करोड़। मनी सप्लाई कम हो गया, लोनेबल फंड्स कम हो गए, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और उससे आप डिमांड को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को काबू में रख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब समझिए यहाँ आरबीआई किसी को पिस्तौल नहीं दिखा रहा है कि तुमको जबरदस्ती ये मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है और अपना पैसा मुझे देना है। नो, डिपेंड्स। देखिए मार्केट में बहुत सारे ये सब प्लेयर, बैंक एनबीएफसी वाले, किसी को पैसों की जरूरत है, किसी के पास फालतू पड़ा है, किसी को लोन लेने के लिए कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है मार्केटिंग करने के बाद, तो हर एक के अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं और उस हिसाब से ये जाते रहता है। अब आप कहेंगे अपन भाई पैसा तो एक्सिस ने दे दिया, तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा अपना लोन इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएंगे? वो इसलिए, मान लो ये एक एरिया हो जहां पर 3 मकान थे, पहला मकान था वो किसी ने बड़े भाव पे बेच दिया, तो बाकी 2 लोग भी क्या फिर सोचेंगे, अच्छा हम भी अपना भी प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें भी अच्छा कुछ माल मिलना चाहिए। दूसरा, ये लोग आपस में भी एक दूसरे को लोन लेते देते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी, तो वहां पर उसके अपने इक्वेशन चलते हैं कि अच्छा अभी सिचुएशन क्या है, तो मार्केट में मनी सप्लाई कितना है उस हिसाब से वो अपने लोन इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा कर सकते हैं। वो क्यों ऐसा करेंगे उसका पूरा हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लेकिन ग्राफ से समझने के लंबे हो जाएंगे और असल में यूपीएससी वो पूछता नहीं है, तो विल नॉट वेस्ट टाइम। सिंपल आप विजुलाइज करो, वैक्यूम क्लीनर कांसेप्ट है, एंड अल्टीमेटली उससे होगा क्या, लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे, तो बैंकर्स लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और उसके चलते पब्लिक शॉपिंग थोड़ा कम कर देगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो महंगे काबू में। तो सिंपल चीज है यहाँ पर आप समझो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या हिसाब है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी सेकेंडरी मार्केट में और वहां से पैसा एब्जॉर्ब करेगी, सब करेगी। तो इन्फ्लेशन से हमने लड़ लिया, लेट मी गो बैक अपना इन्फ्लेशन वाला चार्ट की तरह। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की सेकेंडरी मार्केट में, और कुल मिलाकर मतलब लोन इंटरेस्ट महंगे करवाए और कॉन्ट्रेक्शनरी टाइप में पॉलिसी, ये सब हम समझ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि महंगाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत चीजें सस्ती होगी, फार्मर का लॉस हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए, डिमांड बढ़ानी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसके लिए लोन सस्ते कराने चाहिए, लोन सस्ते कराने चाहिए, उसके वास्ते मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी इजी मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी भी आरबीआई को अपनानी पड़ सकती है। वो कैसे कि सपोज ऑनियन का भाव सस्ता सस्ता होकर 5 रुपये पर किलो हो गया, तो फिर फार्मर क्या करे, मर जाए? नहीं, तो आरबीआई ने हेल्प कैसे करनी चाहिए, तो भाई डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो व्हाट आई कैन डू, तो आरबीआई ये करेगी कि मान लो कुछ क्लाइंट्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, वो पड़ी है तो सरकार उनको इंटरेस्ट पे करते रहती है, लेकिन मान लो कोई ऐसा क्लाइंट है, 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मुझे 5 साल पे निकल लेना है, तो आरबीआई उनको कहेगी भाई मुझे आप ये बेच दो, आरबीआई बाय करेगा, यानी कि आरबीआई उन क्लाइंट्स को देगा पैसा, पैसा देगा तो स्वाभाविक मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के, इफ आरबीआई बाइज दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो फिर आरबीआई सामने उनको पैसे दे रही है, पैसे दे रहे थे एसबीआई और जो भी इनके पास 20 करोड़ आ गए, तो फिर कैश लिक्विडिटी बढ़ गई, तो वो लोन सस्ते करेंगे, डिमांड बढ़ेगी चीजों की, और आप डिफ्लेशन यानी बहुत जो चीजें सस्ती हो गई उससे लड़ सकते हैं। समझ आ जाए तो बेस्ट है, नहीं समझ आए तो भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि पेज 96 पे मैंने टेबल दिया है, वो टेबल में भी एक ही कॉलम याद रखना है कि महंगाई से लड़ना है तो क्या करना है। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ताकि वो पैसा सब कर ले, खत्म। तो डिफ्लेशन में क्या करना है, डिफ्लेशन में उसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है कि आरबीआई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट, तो वही हो गया, मनी सप्लाई बढ़ा दिया, लोन सस्ते करा दिए। इसको मैं अभी जूम करके आपको नहीं दिखा रहा, आपके हैंडआउट में पेज 96 पे सुकून से क्लास खत्म हुई उसके बाद देखना, ऑल द टूल्स आर समराइज्ड देयर। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन तो खत्म हो गया, अब उसके अंदर कुछ नए नए उसने मेथड्स या स्ट्रेटेजी चेंज की। फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो लड़की है इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में उसने खरीदी थी, 10 साल की मैच्योरिटी थी, तो हर साल 12 साल का उसको ब्याज दे रही है और 10वें साल उसका प्रिंसिपल भी वापस रिटर्न हो जाएगा, बट शी विल हैव टू वेट फॉर 10 इयर्स। अब मान लीजिए 5th ईयर पे उसे लगे देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है तो 6-7% ब्याज दे रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, आई वांट टू एग्जिट एंड इन्वेस्ट एल्सवेयर, कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसमें 15% रिटर्न है, मुझे गोल्ड सिल्वर खरीदना है, वो तो 60,000 का लाख रुपए हो गया, मुझे वो खरीदना है, गवर्नमेंट के शेयर खरीदना है, उसकी इच्छा हो गया आई वांट टू एग्जिट अर्ली, तो उसको क्या करना चाहिए, ये माल किसी को बेच देना चाहिए सेकेंडरी मार्केट में, किसी और को भी बेच सकती है, और आरबीआई भी खरीद सकता है, अगर आरबीआई क्या ठीक चलो ऐसा ओपन मार्केट ऑपरेशन खेलते हैं कि जहां पर मैं आपसे खरीद लूंगा, कर सकता है, खासकर जब डिफ्लेशन से लड़ना हो आरबीआई को। अब पहले ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन में कब बाय करोगे कब सेल करोगे उसकी कोई स्पेसिफिक एडवांस में जानकारी नहीं रहती थी। यूपीएससी का तो नक्की है कि अगले साल फरवरी नोटिफिकेशन आएगा, मई महीने में प्रीलिम्स है, सारा एग्जैक्ट कैलेंडर उन्होंने अभी से दे दिया है। आरबीआई ऐसा नहीं, आरबीआई का एटीट्यूड देखो, हाँ भाई ठीक लगेगा करेंगे, हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है, डिपेंड्स ऑन माय मूड एंड डिस्क्रिप्शन, मैं कोई आपको एडवांस में डेट्स या ये नहीं बताऊंगा। तो पहले ये चलता था, फिर आया कोरोना, कोरोना में आरबीआई को लगा कि मुझे ये बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेनी चाहिए सेकेंडरी मार्केट से, ताकि मैं ये सारे इन्वेस्टर को ढेर सारा पैसा दे दूं, ताकि वो बाजार से आके ढेर शॉपिंग करे और कोरोना के बाद अपनी इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। तो अब मुझे थोड़ा सिस्टमेटिकली काम करना है, तो मैं आपको एडवांस में अपना पूरा कैलेंडर अनाउंस करता हूँ फॉर द ईयर 2021। ये देखिए जीसैप 1.0 मतलब अप्रैल से लेकर जून 2021 में मैं जनता से इन्वेस्टर से 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूंगा। फिर जीसैप 2.0 मतलब जुलाई से सितंबर 2021 में मैं जनता और बाकी इन्वेस्टर से बैंक एनबीएफसी से सेकेंडरी मार्केट में 1.20 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूंगा। तो एक प्रकार से आरबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर पैसों का सप्लाई बढ़ा रहा है, बाजार में इतने सारे पैसे उसने उलीच दिए ताकि फिर लोन सस्ते हो जाए और बेदाना शॉपिंग हो जाए। एग्जैक्ट नंबर या डेट सब याद नहीं रखी, सफिशिएंट कोरोना उसके बाद ये सब हुआ था, तो इसे हम कहते हैं जीसैप। जीसैप का फुल फॉर्म ऐसे याद नहीं रखना, जीसैप का मतलब है सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम जीसैप, कि जहां पर आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट ऑन अ स्पेसिफिक टाइम टेबल की जुलाई से सितंबर में मैं ये करने वाला हूं, ताकि इन्वेस्टर को और बाकी लोगों को अंदाज रहे कि क्या हो रहा है एंड दे कैन मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो जीसैप समझो ये कोई नई जात का ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं हुआ, ये तो बस इतनी सी बात है कि भाई हम कमी से अपना टाइम टेबल आपको बता देंगे, उतना ही, बाकी सिद्धांत तो वही है जो है। तो यहाँ पर लेट मी जूम इन, ओपन मार्केट ऑपरेशन हाँ वो तो हो रहा था, उसमें जब आरबीआई को लगे कि मुझे डिफ्लेशन से लड़ना है या एक प्रकार से मैं कहूँ कि चीजें सस्ती लोन सस्ते कराने, पब्लिक को शॉपिंग के लिए एनकरेज करना है ताकि पब्लिक शॉपिंग करे, प्रोडक्शन बढ़े, डिमांड बढ़े, जीडीपी बढ़े, ये सब उसका अगर माइंडसेट है, तो देन आरबीआई विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द सेकेंडरी मार्केट। अब नॉर्मली वो क्या करते थे, डिस्क्रिशनरी था, मतलब उसके विवेक पे था, उसके मूड पे था, कौन सी तारीख को क्या करेगा, लेकिन वही काम जब वो एक स्पेसिफिक टाइम टेबल लेके करने लगा तो हम उसे कहते हैं जीसैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। तो इट इज नथिंग बट जस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन ओनली। आपके ऊपर इससे क्या ही इंप्रूव हो जाएगा, तो बैंक को क्लैरिटी मिल गई कि ये मेरे 1 लाख करोड़ की 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई स्पेसिफिक डेट पे मुझसे खरीदेगी। अब ये करके सोचिए ये जो लड़की है उसके पास उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, तो गवर्नर अंकल ने उसको दिए पैसे, अब इन पैसों का वो क्या करेगी, उसे मान लो वो सिल्वर खरीद ले, गोल्ड खरीद ले, तो ज्वेलरी बिजनेस में तेजी आ जाएगी, तो कोरोना के बाद इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, यस इट कैन हेल्प।
या फिर कि उस वक्त जोमेटो, स्विगी या कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रही है कि आप हमारे शेयर्स खरीदो और उसकी मदद से हमको जो नया कैपिटल पूंजी मिलेगा उससे हम नए ये बाइक राइडर्स, नए अपने रेस्टोरेंट और एक्सवाइजेड चीजें खोलेंगे, तो ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो वहां पर भी वो अपने पैसे लगा सकती थी जो अब अनलॉक हो गए। तो लाइक दैट G7 ओपन मार्केट ऑपरेशन कैन हेल्प रिवाइविंग द इकोनॉमी। अब कुछ लोगों को ये प्रश्न होगा कि भाई इतना तब कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है, आरबीआई चुपचाप रेपो रेट कम कर देती, सीआरआर कम कर देती, तो भी तो लोन सस्ते हो जाते, ये हो जाता। वो आप समझिए उसने कर दिया था, कोरोना में रेपो को कम करके 4% तक ले गया, सीआरआर को कम करके 3% तक ले गया। पर मान लो ये लड़की के मुझे लोन लेना ही नहीं है, कि शी इज नॉट अ बोरोवर, शी इज एन इन्वेस्टर, तो उसे तो अपना ही पैसा अनलॉक करना है, उसको नया लोन नहीं लेना है। अब समझो, वो लोन लेने नहीं गई थी, उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी जो 10 साल की मैच्योरिटी की थी, उसने ये 6 साल पे इसको बेच दिया आरबीआई को, आरबीआई ने उसी का पैसा उसको रिटर्न किया है ताकि उसको ये लड़की अपना ही पैसा किसी और एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके जहां उसको लगता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इस कारण से आरबीआई को ये स्पेशल जात के खेल भी करने पड़ते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन डन, G7 डन। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट समझो ये भी कोई अलग चीज है नहीं, जस्ट स्पेशल टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, धीरे धीरे समझते हैं। सिक्योरिटीज मतलब बॉडीगार्ड वाली सिक्योरिटी नहीं, कागज का टुकड़ा है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सामने वाली पार्टी आपको कभी कुछ पैसा देती है। तो सरकार को 1 साल या उससे कम के लिए पैसा चाहिए, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ऐसा सब इशू कराएगी। कंपनियों को चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट इशू कराएंगे। सरकार को 1 साल या उससे ज्यादा के लिए लोन में पैसा चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड इशू कराएंगे। कंपनियों को चाहिए बॉन्ड डिबेंचर इशू कराएंगे। अब इसमें फर्क समझो, जो सरकार ने इशू किया वो सब सेफ है, रिस्क कम है, तो रिस्क जिस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास का कम रहता है, सामने उसमें रिवॉर्ड भी कम रहता है। तो यहाँ पर समझो अराउंड 6 to 8% आपको ब्याज मिलता है अगर आप ये सरकारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनियों का रिस्क ज्यादा रहता है कि कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या, इस कारण से अगर कंपनी चाहती है वो सारे इन्वेस्टर मेरे पास आ जाए, तो कंपनी ने लॉलीपॉप देना होगा कि भाई इधर आ जाओ, मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज्यादा ब्याज दूंगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफरिंग यू 6 to 8%, तो कंपनी कहेगा मेरे बॉन्ड डिबेंचर खरीद लो, मैं आपको 6% नहीं 8%, 12% ज्यादा मैं ब्याज आपको दूंगा। ये पहली बात है। दूसरा कंसेप्ट हमें जो समझना है वो है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड का मतलब आप जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए सरकार ने ये बॉन्ड किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की, 100 रुपए का ये फेस वैल्यू है इसका, सरकार ने कहा इस पे 8% कूपन रेट है, मतलब हम आपको 8% ब्याज देंगे। और मान लीजिए इसका टेन्योर या मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का है। तो बीड़े मास्टर ने माल खरीदा प्राइमरी मार्केट में 100 रुपए का, सरकार को गए 100 रुपए, और सरकार क्या बोला 1 साल बाद वापस कर देंगे, कितना 108। तो बीड़े मास्टर का प्रॉफिट क्या है, आपके सिंपल भाई, उसने 100 इन्वेस्ट किए थे और सरकार उसको 108 देगी, और 100 के ऊपर आपने जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उस पर प्रॉफिट गिनते हो तो जब क्या आएगा 8%, सिंपल है। तो बॉन्ड यील्ड आपके सिंपल है ना, ये चेंज भी हो सकती है। चेंज ऐसे होगी, अचानक से बीड़े मास्टर को याद है कि मुझे बच्चों की स्कूल फीस या कॉलेज फी भरनी है या कुछ और काम याद आ गया, तो ये जो माल उसने 100 रुपये में खरीदा था जिसे हम प्राइमरी मार्केट, और वो 1 साल वेट करता, सरकार पैसा देने वाली थी, लेकिन उसको तीसरे चौथे 5वें महीने में ही पैसों की जरूरत होगी, तो ही वांट्स टू एग्जिट अर्ली। तो बीड़े मास्टर ये 100 रुपए का माल हो सकता है 90 रुपये में सेकेंडरी मार्केट में जेठालाल को बेच के निकल लेगा, इट इज पॉसिबल। अब इस केस में ये जो बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आ गई जेठालाल के पास इन द सेकेंडरी मार्केट। अब जेठालाल 1 साल तक मतलब मान लो दिसंबर तक वेट करे, तो सरकार क्या करेगी, अच्छा मैच्योरिटी पीरियड पर किसके पास में कागज पड़ा है, जेठा के पास, तो सरकार जेठा को 108 दे देगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जेठालाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे तो वो ज्यादा निकलेगा, क्योंकि आप समझो जेठा का कॉस्ट प्राइस क्या था, 90 रुपये में माल खरीदा था और सरकार उसको 108 दे रही है, तो यानी जेठा की बॉन्ड यील्ड या हम कहें उसका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो 108 उसको मिला सरकार से, इन्वेस्ट किया था भाई जेठा ने 90 और 90 पे प्रॉफिट गिनेंगे, तो द आंसर विल बी 20%। इसलिए समझो बॉन्ड यील्ड इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, डिपेंड करता है आपने कौन से भाव पे खरीदा, कब तक आपने होल्ड किया, उस हिसाब से बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे जा सकती है। तो बॉन्ड यील्ड इज द प्रॉफिट एन इन्वेस्टर मेक्स ऑन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, बट इट इज नॉट स्टैटिक, इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड एट व्हाट प्राइस यू हैव परचेज्ड इट। अब अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स टेबल बनाऊं तो 100 रुपये में आप ये माल खरीदते आपको 8% प्रॉफिट था, जेठालाल ने खरीदा 90 पे तो उसको हुआ 20% प्रॉफिट, क्योंकि स्वाभाविक है ना भाई, उसने सस्ते माल लिया तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होना है, उस हिसाब से 90 पे 95 पे लोगे तो 14% प्रॉफिट होगा, 80 पे मतलब और सस्ता आप खरीद लोगे तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा 35%। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बढ़ रही है कि जितना सस्ते में आप माल लेते हैं आपकी यील्ड उतनी ज्यादा हो रही है, और जितना महंगे में आप माल लेते हैं आपकी यील्ड या प्रॉफिट परसेंटेज कम हो रहा है। यानी कि बॉन्ड यील्ड कैसी चीज है, इट इज 1 अपॉन प्राइस या इनवर्स रिलेशन, जितना सस्ते में लोगे उतना बॉन्ड यील्ड हाई मिलता है। आई गिव यू 30 सेकंड, इतनी बार दिमाग में आप उतारिए और नोट पेन लेके बैठिए। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, मान लीजिए मार्केट में 1 किलो ऑनियन है 100 रुपए के और एक ही कस्टमर है तो 100 रुपीज का है 1 किलो ऑनियन, लेकिन किसी कारण से 5 कस्टमर आ जाए तो फिर स्वाभाविक आपकी डिमांड बढ़ गई, तो कोई 100 देगा, कोई 105, कोई 150। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, यदि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है, तो सिंपल बात है, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ता है। अब पहले सिचुएशन ये थी कि सेकेंडरी मार्केट में सेलर एक था बीड़े मास्टर, और वो पैनिक मोड में था कि भाई मुझे अभी पैसा अनलॉक करना है, तो वो अपना ये एक बॉन्ड 90 रुपये में बेचने को तैयार था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक ही खरीदार है जेठालाल, तो जेठालाल प्राइस डिक्टेट कर रहा था कि मैं तो 90 दूंगा, तुमको बेचना है तो बेचो। अब मान लीजिए यहाँ पर आरबीआई आ जाए अचानक से, और आरबीआई कहे देखो मुझे भी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत इस बॉन्ड को या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करना है। तो अब क्या हुआ, अभी 2 बायर हो गए, एक है जेठालाल और दूसरा है आरबीआई। तो स्वाभाविक है अब बीड़े मास्टर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सेलर के रूप में, तो वो नेगोशिएट करेगा, प्राइस हैगलिंग करेगा कि भाई जेठालाल देखो तुम मेरे पड़ोसी हो, दोस्तों बात बराबर है, बट 90 तो नहीं जमेगा, तो मुझे 95 दो, क्योंकि आरबीआई मुझे 95 ऑफर कर रही है। तो सीधी सी बात है ना, डिमांड बढ़ गई बॉन्ड की, तो सेलिंग प्राइस भी बॉन्ड का बढ़ जाएगा। अब इस सिचुएशन में बायर जेठालाल का शेयर इमोजी हो जाएगा, क्योंकि आप समझो वो गिन के आया था कि मैं तो 90 पे खरीदूंगा तो मेरी यील्ड होगी 20%, लेकिन अब अगर ये आरबीआई एक और आ गया उसमें कि मुझे भी परचेस करना है, जिसके चलते ये भाव बढ़ के 95 हो गया, तो जेठा विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि अगर ये 95 पे खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन या परसेंटेज या बॉन्ड यील्ड
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 14%। तो इस प्रकार से आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड यील्ड्स आल्सो। आरबीआई बॉन्ड यील्ड को बदला सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, सेकेंडरी मार्केट में ऐसा सब वो छेड़ सकती है चीजों को। यस, दैट इज पॉसिबल। अब क्या आरबीआई ऐसा क्यों करेगी? प्यार मोहब्बत से जेठालाल को कमा लेने दो 2 पैसे। देखिए आरबीआई ऐसा इसलिए करेगी कि आरबीआई चाहती होगी कि जेठालाल इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ना खरीदे और जेठा अपना पैसा प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट करे, जहां मान लो 12% या कुछ और मिला हो, या जोमेटो कंपनी के शेयर्स खरीदे, या कुछ और करे जहां पर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इन्वेस्टर्स को डाइवर्ट करने के लिए आरबीआई ऐसे खेल कर सकती है। अब यहाँ पर आरबीआई के ऐसे कदमों से प्राइवेट कंपनियों के लिए क्या असर हो सकती है, उसके लिए हमें समझना है कि बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट, देखिए सरकार ने तो तय किया भाई हम तो बहुत आपको सेफ्टी दे रहे हैं, रिस्क बहुत कम है, तो हम आपको मान लीजिए 8.50% ब्याज देंगे। तो यहाँ पर समझो इन्वेस्टर खास डिक्टेट नहीं कर सकता, यू विल बी हेल्पलेस, क्या बराबर है, सरकार है, सेफ है, इन्वेस्टमेंट इतना मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ। अब इस केस में रिलायंस को जब जनता से लोन में पैसा चाहिए, बॉन्ड इशू कर रहा है रिलायंस, तो रिलायंस को सोचना पड़ेगा भारत सरकार कितना ऑफर कर रही है, मुझे उससे थोड़ा हाई ऑफर करना पड़ेगा, तभी ये इन्वेस्टर मुझे पैसा देंगे। तो अगर गवर्नमेंट 8.50 ऑफर कर रही है तो रिलायंस 8% तो ऑफर कर नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, तो रिलायंस ने थोड़ा ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। कितना ज्यादा, 9%, 10%, 12%। उस पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उस डिसीजन पर, जो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। एक तो होता है उस कंपनी का रेटिंग क्या है, जैसे फिल्मों को रेटिंग मिलती है 3 स्टार 5 स्टार, उसी तरह कंपनियां जो अपने बॉन्ड इशू करती हैं तो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्हें रेटिंग देंगी, ए बी सी डी। जितना नीचे वाला रेटिंग है इसका मतलब क्या, कंपनी ज्यादा रिस्की है। तो मान लीजिए अगर रिलायंस कंपनी का रेटिंग आता बी तो हो सकता है 9% इंटरेस्ट ऑफर करता, अगर उसका रेटिंग स्टैंडर्ड पुअर या मूडीज या कोई कंपनी उसको रेटिंग देती डी, तो फिर मतलब ज्यादा रिस्की है, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेंगे हमको तुम 12 दो वरना हम तुम्हारा बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। तो यस, क्रेडिट रेटिंग या बॉन्ड रेटिंग कैन आल्सो अफेक्ट कि कंपनी क्या इंटरेस्ट देने का सोचेगी। सेकंड, इन्फ्लेशन विल आल्सो अफेक्ट दिस डिसीजन। वैसे मान लीजिए महंगाई दर चल रहा है 107% चल रहा है, यानी कि अभी जो चीज 100 रुपए की है अगले साल 107 की हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में मुकेश अंबानी ये कह देखो मैं अपना रिलायंस का बॉन्ड इशू कर रहा हूं, आप मुझे ये पैसे दे दो, मैं आपको 6% इंटरेस्ट ऑफर करूंगा। इसका वो क्या बोले कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें अगले साल 106 दूंगा, और आपका तो लॉस है ना भाई, क्योंकि महंगाई तो 107 हो गई, मतलब आप उस 106 रुपए को लेकर बाजार में जाओगे तो पहले से भी कम ऑनियन आपको तो मिलेंगे। तो यानी अगर महंगाई ज्यादा है तो मुकेश अंबानी ऐसा 6-7% वाला बॉन्ड इशू करेंगे, कोई लेगा नहीं, तो फिर उन्होंने ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। चाहे महंगाई कितना 7, मैं आपको 8 देता हूँ, 9 देता हूँ, 10% इंटरेस्ट ऑफर करता हूँ, ताकि आपका जो परचेजिंग पावर है वो सेफ रहे। ये चीज आपको और क्लियर होगी जब हम जाएंगे पिलर 1C में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स देखेंगे। अभी बहुत लोड नहीं लेना, अभी बस इतना समझ लो कि महंगाई से थोड़ा, महंगाई दर से, इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट कंपनी ने अपने बॉन्ड पे ऑफर करना पड़ेगा, वरना कोई इन्वेस्टर उसे प्राइमरी मार्केट में लेगा नहीं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड इंटरेस्ट, जब वो फर्स्ट टाइम उसको इशू करता है तो उसको डिसीजन लेना था 8 टका 9 टका 12 टका क्या इंटरेस्ट ऑफर करूं। एक तो उसे कंसीडर करना पड़ेगा बाजार में महंगाई कितनी है, वो हमने समझ लिया। बैंकों के अंदर डिपॉजिट इंटरेस्ट क्या चले, मान लो एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपको 8% ऑफर हो रहा हो, तो वो तो सीधी सिंपल सी चीज आपको समझ आती है कि उधर मैं पैसा दूंगा और 2-3 साल बाद मुझे वापस करेंगे। तो फिर कोई कंपनियों के बॉन्ड खरीदेगा नहीं 8% वाले, क्योंकि वो बॉन्ड खरीदना मतलब आपको नया फॉर्म भरना पड़े, चीजों को समझना पड़े। तो इसलिए कंपनी देखेगी अच्छा एसबीआई अगर 8% एफडी पर ऑफर कर रही है फिक्स डिपॉजिट पे, तो मैं आपको 9%, 12% ऐसा कुछ ऑफर करता हूं। यस, सो बैंक के क्या डिपॉजिट इंटरेस्ट चल रहे हैं, दैट विल आल्सो अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ मुकेश अंबानी। एंड लास्टली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड भी अफेक्ट करती है कंपनियों की डिसीजन मेकिंग को, कि हम जो अपना प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो किस इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करना चाहिए, समझते हैं। देखिए हमने अब तक हमारे एग्जांपल में देखा कि भारत सरकार ने एक बॉन्ड इशू किया था जिस पर वो 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे, ये प्राइमरी मार्केट की बात थी। लेकिन फिर बीए मास्टर ने उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा तो उसकी यील्ड स्पाइक हो गई या बढ़ गई, और बढ़ के 20% हो गई। तो मतलब समझो इस सिचुएशन में कोई उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसका मुनाफा है 20%। अब उसी वक्त मुकेश अंबानी ये कह कि देखो मैं अपने रिलायंस कंपनी को एक्सपांड करने के लिए बॉन्ड इशू कर रहा हूं, एंड डियर इन्वेस्टर, डियर भारतवासियों, आप मुझे अपना पैसा दो, मैं आपको 15% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा हूं, और आप मुझे ये पैसा देंगे उससे मैं फैक्ट्री नए जॉब क्रिएट करूंगा, भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, 2047 में विकसित भारत की जो मोदी जी की कल्पना है उसको साकार कर दूंगा, मुझे पैसा दे दो। तो आप भाई वो सारी बातें हम मानते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं देगा कि भाई इधर हमको सरकारी बॉन्ड में ही यील्ड है 20%, तो हम आपका प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड जो ज्यादा रिस्की होता है ऑलरेडी, उसे हम सस्ते इंटरेस्ट पे क्यों इन्वेस्ट करें, सो विल नॉट डू दैट। अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई रेपो सीआरआर ये सब का कुछ भी खेले तो कोई खास प्राइवेट कंपनियों का फायदा नहीं होगा। इसलिए आरबीआई ने कहा देखो मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन खेलूंगा अपन स्पेशल जात का, जिसको मैं कहूंगा ऑपरेशन ट्विस्ट। और इस ऑपरेशन ट्विस्ट का मकसद क्या होगा कि भारत सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है इसको मैं चेंज करा दूंगा, ताकि इन्वेस्टर इस तरफ आएगा ही नहीं, वो जाके मुकेश अंबानी के बॉन्ड खरीदेगा। कैसे अभी समझते हैं। तो 2019 में आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया, उसको एक्जैक्टली कैसे किया वो लोड नहीं लेना है, अब तो सिर्फ सिद्धांत कंसेप्ट याद रखना है कि जैसे आरबीआई ये भी सब करके चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। आरबीआई ने ये किया कि मार्केट से 10,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट से खरीदना शुरू किया। तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ गई सेकेंडरी मार्केट में, तो उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी यील्ड कम हो गई, जो हमने आगे देखा। जैसे आरबीआई ने जेठालाल को बर्बाद किया कि वो आरबीआई भी खरीदने आ गया, इस कारण से बॉन्ड का सेकेंडरी मार्केट में प्राइस 90 से बढ़ के 95 हो गया, और इस कारण से यील्ड 20 से कम होकर डिक्रीज होकर 14% हो गई। रियल लाइफ में समझो इतने बड़े बड़े नंबर नहीं होते, एकदम छोटे नंबर होते हैं, 675 से 673 हो गया, इतना ही होता है। लेकिन जब आप लाखों करोड़ का हिसाब लगाएं तो इतना छोटा भी परसेंटेज चेंज वो बहुत बड़ा हो जाता है जब आप करोड़ों रुपए पर वो काउंट करो। अब ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड कम हो गई तो जेठालाल ने सोचा कि तो फिर अब मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीदनी है, मैं जाके रिलायंस के बॉन्ड खरीदता हूं जहां पर मुझे ठीक ठाक इंटरेस्ट दिख रहा है। तो नाउ कॉर्पोरेट्स कैन बोरो द मनी थ्रू बॉन्ड्स मोर इजीली या एट अ मोर अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट। ये ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन ट्विस्ट का। अब एक चीज समझते हैं, मान लीजिए आईफोन 15 का भाव चल रहा हो 61,000, तो आईफोन 13 जो पुराना मॉडल है उसका भाव सस्ता होना चाहिए 41,000। अब इस लॉजिक पे आईफोन 10 का भाव और कम होना चाहिए, मान लो 20,000 ही होना चाहिए क्योंकि तो बहुत पुरानी चीज है। तो क्या आपको ब्रांड न्यू आईफोन मिलता है 20,000 में? क्या नहीं, क्योंकि एप्पल कंपनी ने समझो सारे आईफोन 10 मार्केट से उठा लिए हैं ताकि पब्लिक को जबरदस्ती नए वाले मॉडल ही खरीदने पड़े। अब हो सकता है 16, 17 जो भी नया आएगा तब देखना ये 13 और 14 वो भी धीरे धीरे वो गायब करा देगा। तो एप्पल ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एप्पल नहीं चाहता कि वो सस्ता वाला खरीदो, आप महंगा वाला खरीदो, वो चाहता है स्वाभाविक है वो अपना गेम खेलता रहता है। अब तुम अभी आरबीआई की बात करो ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सपोज
2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने ये ब्लू कलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की, जिस पर वे 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे। मान लो ये 25 साल का बॉन्ड था और सेकेंडरी मार्केट में बीए मास्टर ने बेच दिया, इस कारण से उसकी यील्ड बढ़ के हो गई 20%। अभी उसके बाद मान लीजिए 2020 तक हम पहुंचे तो मोदी जी को भी लोन में पैसा चाहिए, वो भी अपना बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेंगे। अब उस पर वो ऑफर करेंगे 8% और कहेंगे देखो मैं तो सरकार हूं, मेरा रिस्क कम है, 8% ब्याज नॉर्मल है, आप मुझे पैसा दो। तो जेठालाल आएगा नहीं कि भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है 20% वाले जो मनमोहन सिंह के जमाने के बॉन्ड है, मुझे तो ये जो सस्ता iPhone 10 मिल गया है मैं तो उसी में खुश हूं, या तो मैं अपने दोस्तों को भी ये बोलूंगा कि तुम भी आगे 20-20 हजार का iPhone 10 खरीदो, कोई iPhone 15 मत खरीदो। दैट कैन हैपन। तो सरकार ने आरबीआई ने क्या करना चाहिए, वो सारे iPhone 10 गायब कर दो। आरबीआई ने वही किया। ये जो ब्लू कलर के बॉन्ड होंगे मान लो 25 साल की मैच्योरिटी, आरबीआई ने वो सारे खरीद के खत्म करवा दिए ना, इसके चलते उसकी यील्ड भी बेकार हो जाएगी क्योंकि वो हायर प्राइस पे आरबीआई खरीद रहा है। तो हो सकता है वो पुराने बॉन्ड मान लो 20% यील्ड वाले थे, अब उसकी यील्ड बढ़ गई होगी, मतलब कम हो गई होगी 14%। तो जो नया इन्वेस्टर है अब उसे डिसीजन लेना होगा। डिसीजन उसको ये लेना होगा कि देखो मोदी जी ने नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की, उस पर वो 6% ऑफर कर रहे हैं और रिलायंस ने नए बॉन्ड इशू करे उस पर वो 15% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। दो में से मैं कुछ सोच लेता हूँ। अगर नया इन्वेस्टर जेठालाल उसको रिस्क लेना पसंद है तो रिलायंस का बॉन्ड खरीद लेगा। अगर उसको रिस्क अवर्जन है कि नहीं मुझे तो सेफ ही खेलना है तो फिर वो इस तरफ जा सकता है और मोदी जी की 6% वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले। आप कहने ये मनमोहन सिंह वाली 14% तो फिर भी प्रॉफिटेबल है ना भाई, वो गायब हो गई ना, iPhone 10 जैसे गायब हो गया। थियोरेटिकली आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आरबीआई ने वो सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब करके अपने तिजोरी में रखी है। तो जस्ट लाइक iPhone 10 आर नॉट अवेलेबल ब्रांड न्यू, उसी तरह ये वाली चीज अवेलेबल ही नहीं है, भले वो अफोर्डेबल हो तो भी। तो दोनों का फायदा हो गया, अंबानी का भी फायदा हो गया, जिसको थोड़ा रिस्क लेना है वो उनकी गवर्नमेंट मतलब बॉन्ड्स खरीद ले, और मोदी जी का भी फायदा हो गया जिसको रिस्क नहीं लेना है तो सेफ खेलना है तो ये वाला खरीद ले। तो यानी कि ये जो आरबीआई ने ऐसा ऑपरेशन ट्विस्ट किया उसकी मदद से सरकार का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डाउन हो गया, करेक्ट, वरना उनको बहुत महंगे प्राइस में बॉन्ड इशू करने पड़ते, महंगे इंटरेस्ट वाले में बॉन्ड इशू करने पड़ते कि मनमोहन सिंह के जमाने में ये था उसके लेवल में हमको तो। एंड सेकंडली ऑपरेशन ट्विस्ट कैन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द कंपनीज, यस, क्योंकि कंपनियों को भी वरना ज्यादा ऑफर करना पड़ता है इंटरेस्ट। अभी पुरानी चीजें इसकी पूरा एक्जैक्टली उधर क्या उसका लोड नहीं लेना है, आपको बस ये समझना है कि हाँ बॉन्ड यील्ड और उसके आगे पीछे ऐसी कहानियां होती हैं। असल में 2019 में तो मैंने सोचा कि 5 साल इसको पढ़ाऊंगा फिर मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन यूपीएससी ने बाद के वर्षों में आप जब पीवाईक्यू देखे जो हम कल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक वाले, उसमें बॉन्ड यील्ड का थोड़ा एडवांस लेवल का पूछना शुरू किया। इस कारण से मैं आपको ये डिलीट नहीं कर रहा, इसको पढ़ा रहा हूं ताकि इस टाइप के जब कंसेप्ट पूछे जाएं यू कैन टिक दैट, वरना थियरी के रूप में ये खुद में अभी इतना टॉपिक काम का मुझे लगता है। समझ आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ आया तो आप जानते हैं रट्टा मारो जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रॉट लर्निंग। ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो असल में ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये खेल सबसे पहले अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने किया था 60s में, भारत में आरबीआई ने 2019 में किया था। अब आरबीआई ने उसको ऑपरेशन ट्विस्ट नहीं किया, जस्ट लाइक अभी ऋतिक रोशन की मूवी एक आई थी फाइटर, उसमें वो फाइटर पायलट है तो उसने ऐसा नहीं कहा कि इस मूवी का नाम टॉप गन है जो टॉम क्रूज की ओरिजिनल मूवी है इसका मैं कॉपी बना रहा हूं, नहीं वो क्या नहीं हमारा अलग है। तो स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो आरबीआई कॉल्ड इट स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो असल में ऑपरेशन ट्विस्ट था जैसा अमेरिका ने किया कि जहां पर सेंट्रल बैंक क्या करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के यील्ड को एडजस्ट कर रही है। इसमें कुछ अलग जात की गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो बेचेगा भी, वो क्यों बेचेगा, मनी सप्लाई को सेम टू सेम रखने के लिए, वो सब पंचायत में नहीं जा रहे हैं, वरना 15 मिनट खींचना पड़ेगा, उसका लोड नहीं लेना है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या बन रही है उस हिसाब से वो कुछ खरीदता है कुछ बेचता है। 10 साल वाली मान लो खरीद रहा है, 25 साल वाली बेच रहा है, वो उसका गेम है, उसमें दिमाग खर्च नहीं करेंगे। लेकिन इसकी मदद से फायदा क्या होता है कि कंपनी और सरकारों के लिए लोन लेना पहले से सस्ता हो जाता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो सच एक्टिविटीज हेल्प इंश्योरिंग बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। कि समझो आपने रेपो कम कर दिया, सीआरआर कम कर दिया, फिर भी नीचे कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, कंपनी आते हैं हमको तो सस्ते लोन नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे खेल करने पड़ते हैं ताकि अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी नीचे परकोलेट हो सके, बिकॉज सिंपली रिड्यूसिंग रेपो रेट कैन नॉट हेल्प बियॉन्ड द पॉइंट। तो अगर मैं अपना टेबल या चार्ट अपडेट करूं ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें कुछ बार आरबीआई कहेगा मैं खरीदूंगा, हाँ तो नॉर्मल है डिस्क्रिशनरी अपने मूड के हिसाब से खरीदूंगा, कुछ बार कहने नहीं भाई कोरोना चला है मैं आपको स्पेसिफिक टाइम टेबल के साथ खरीदूंगा, तो वो क्या कहेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम में टाइम टेबल से मैं बाइंग करूंगा जो हमने आगे देखा। तो आरबीआई बाइंग उसी प्रकार आरबीआई सेल भी कर सकते हैं जब उसको महंगाई से लड़ना हो और अपने मूड पे डिस्क्रिशनरी वो सेल भी कर सकती है। कुछ बार आरबीआई बाय सेल करे लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव महंगाई ना हो, कुछ और हो कि इसके यील्ड को मैनिपुलेट करना है मुझे ताकि सरकार और कंपनियों के लिए बोरोइंग थोड़ा सस्ता हो सके, चीप इंटरेस्ट उनको चीप इंटरेस्ट पे जब वो बॉन्ड इशू करे कोई इन्वेस्टर मिल जाए तब वो कर सकता है ऑपरेशन ट्विस्ट। अब ये सारे फोटो फ्रेम की खिचड़ी नहीं करनी है कि इधर वाला इधर करते तो क्या ये हुआ तो फिर ऐसा ये लिस्ट टू बी लिस्ट टू जेड, उसका कोई अंत है नहीं। डू नॉट मेक दिस सब्जेक्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ, जो हमने पढ़ लिया उतना काफी है। मतलब इसकी मैक्सिमम औकात क्या है, ये कैसे क्यों आ सकता है मेंस में, एक तो सीधा वो ऐसा सब पूछते नहीं है, कुछ और आपको पढ़ा लिखना है कि डिस्कस द रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें ये तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, ये खुद में तो 150 वर्ड का कोई प्रश्न बनता नहीं है। और मान लो बन भी जाए तो मैक्सिमम क्या कि राइट नोट ऑन बॉन्ड यील्ड्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, तो वो कोई 75 वर्ड से आगे वो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कभी पूछेंगे। तो व्हाट इफ बट व्हाई दिस दैट में बहुत जात में जाना नहीं है। देखिए प्रीलिम्स के पीवाईक्यू तो आपके एंड आउट में दिए हैं तो आपको देखते पता चल जाएगा मुझे कितना पढ़ना है। मेंस का हम लोग 28 अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको उधर भी पीवाईक्यू मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। एक और ऐसा टॉपिक है इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड, वो सब मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत सालों पहले हुए थे, अब चर्चा में नहीं है, तो फालतू में मेमोरी कार्ड को और लोड नहीं करना है। आपको कोई प्राइवेट मॉक टेस्ट में वो सब दिख जाए तो उसको स्किप कर देना है, उसका लोड नहीं लेना है। ऑपरेशन ट्विस्ट में भी एक लाइन का सिंपल एमसीक्यू एबीसी टाइप का तभी लोड लेना है, वो भी बहुत ज्यादा जटिल वो पूछे तो लोड नहीं लेना है। ज्यादा जटिल पूछे इसका मतलब क्या कि उसने 2019 में एमसीक्यू बनाया होगा लेकिन उसके बाद उसने क्वेश्चन बैंक अपडेट ही नहीं की होगी, इस कारण से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड 4-5 स्टेटमेंट वाला आपको दिया, तो ऐसा सब पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो वी आर नॉट लर्निंग व्हाट इज यील्ड इन्वर्जन, वो ऐसा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जब क्रॉस हो जाए तो महंगाई मतलब रिसेशन आ सकता है, नॉट इंपॉर्टेंट। नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या है वो भी काम करने की बहुत सालों से चर्चा में नहीं है, तो आई एम स्किपिंग देम। नाउ जस्ट टू समराइज हमने जितना पढ़ा कि और कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड यील्ड को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिस्क ऑफ गवर्नमेंट डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स, मान लो श्रीलंका या पाकिस्तान में ऐसा लगे कि इनकी सरकार लोन को वापस नहीं करेगी, बीए मास्टर क्या करेगा जो माल 100 में लिया है 80 में किसी को सेकेंडरी मार्केट में बेच के भाग जाएगा, तो जितना सस्ता बेचेगा तो बॉन्ड यील्ड 7 का 70% हो जाए, तो यस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन आल्सो अफेक्ट इट। कभी बीए मास्टर को लगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी छोड़ो शेयर गोल्ड रियल एस्टेट बिटकॉइन, भारत ने जापान के शेयर बाजार में मजा है, ऐसा करके उसको पैसा ले जाना हो तो हो सकता है सस्ते में बेच के भाग जाए तो यील्ड चेंज हो जाएगी। जब भी महंगाई बढ़ती है
तो लोग सोचते हैं बॉन्ड में फिक्स मान लो 8% ब्याज मिला है और महंगाई तो 9% हो गई, तो भागो इधर से, तो वो अपने बॉन्ड्स बेच देंगे सेकेंडरी मार्केट में और पैसा गोल्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तब भी बॉन्ड यील्ड चेंज हो सकती है। मतलब समझो किसी भी सिचुएशन में जब भी बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाए और उसका प्राइस अलग हो जाए, चेंज हो जाए, तो बॉन्ड यील्ड चेंज होनी है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ये सब गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करे ऑपरेशन टिविस्ट ओएमओ वगैरह के तहत, अभी इसकी यील्ड चेंज हो सकती है। कुछ बार भारत के अंदर सब चंगा चल रहा हो, एवरीथिंग सेफ एंड साउंड, लेकिन अमेरिका की सेंट्रल बैंक उनका कुछ खुद का बॉन्ड यील्ड चेंज कर दे, उनका ऑपरेशन ट्विस्ट चला है, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है वो क्या करेंगे, इधर से माल सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह और वहां चले जाएंगे। तो अभी तो हमने देखा सेकेंडरी मार्केट में जब भी बॉन्ड बेचे जाएंगे और अलग प्राइस पे बेचे जाएंगे तो बॉन्ड यील्ड चेंज हो सकती है। तो अपनी सेंट्रल बैंक के एक्शन भी अफेक्ट कर सकते हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक के एक्शन भी इंडिया के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं। यस, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड। तो वी आर डन विद ओपन मार्केट ऑपरेशन, वी आर डन विद ऑपरेशन ट्विस्ट। एमएसएस में पढ़ाने का, एमएसएस स्टैंड्स फॉर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। वो मतलब बहुत पुरानी चीज है, डिमोनेटाइजेशन और उससे भी पुरानी चीज है, मतलब 2016 से भी पुरानी चीज है, वो चर्चा में आई नहीं तो मैंने डिलीट कर दिया। वो स्पेशल जात के बॉन्ड होते हैं, उसकी मदद से आरबीआई को कुछ खेलने का अवसर मिलता है। व्हाट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो वो आप देख लेना उसकी प्रोफेसर भारती पाठक की बुक से, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। उसका कोई एमसीक्यू आपको यूपीएससी मॉक टेस्ट में दिख गया तो भी नहीं करना है, उसको छोड़े, मतलब सिर्फ वर्ड पता होना चाहिए ये भी कुछ होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। वैसे जबरदस्ती का पढ़ाना ही हो तो देखिए महंगाई से लड़ना है, पेज 96 ऑफ अवर हैंडआउट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, पैसा सब करती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के स्पेशल जात के बॉन्ड में भी यही होता है, तो वहां दोनों सेम है। डिफ्लेशन में अलग हो जाते हैं, डिफ्लेशन से लड़ना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, पर ये सब हमको याद नहीं रखना है, आरबीआई ऑफिसर की तैयारी करे तो बात है। डिफ्लेशन में लड़ना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नॉर्मल वाले में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे सेकेंडरी मार्केट में खरीदेगी, आपको पैसा देगी लोन सस्ते करवाने के लिए। तो वी आर डन विद दिस। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी की चीजें भी पढ़ते हैं। नाउ ब्रेक में आप ये वाला एमसीक्यू ट्राई करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। हाँ तो मित्रों एसएलआर के बारे में आपको क्या ठीक लगता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। आकांक्षा, वैशाली, अर्पित, रजत, कल्पेश, ऋतिक, उज्जवल, गौरव, खान, अभिषेक, दीपक, देवी, महावीर, सचिन, रोशनी, आयुष, नरगिस, पुष्कर, परिधि, मुस्कान, व्रज, कुणाल, सुमित, रजत, दिव्यांश, जहीरा, कानन, सिमरन, अंकिता, अभिषेक, प्रखर, अग्रवाल, राहुल, कौशल, दीपक, खुशबू, दीपक, नीलांशु, साक्षी, प्रशांत, रोशन, त्रियार्प, चियार्प, लोबजेंग, निधि, नेहा, करेक्ट आंसर। देखिए एसएलआर हमने देखा भाई कि जनता बैंक में पैसा 100 रुपये डिपॉजिट करे तो उसमें से 18 रुपये बैंकर ने लोन में नहीं घुमाने, लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब लिक्विड में कैश भी रख सकता है, मान लो 6 रुपये, गोल्ड भी रख सकता है, मान लो 6 रुपये, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख सकता है, कल क्या ओएनजीसी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो उधर भी रख सकता है। तो मस्ट कीप इन कैश ओनली ऐसा तो है नहीं, और भी जगह पर वो रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो जहाँ लिखे वाला तो ये चला गया, बी चला गया। अभी सेकंड जो है एसएलआर मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ, तो सही बात है ना कि समझो एसएलआर के नाम पे बैंकर ने ट्रक भर के आरबीआई में पैसा तो भेजना नहीं, वो तो सीआरआर है, जो भी अपनी तिजोरी में रखना है कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो यस इट इज केप्ट बाय द बैंकर्स विद देमसेल्फ, खुद के पास ही रखना है, ट्रक भर के आरबीआई के लॉकर में भेजना नहीं है। राइट। थर्ड क्या बोल रहा है,
इट रिस्ट्रिक्ट्स द बैंक्स लीवरेज इन पंपिंग मोड, मतलब वो एक सीमा तय करता है, जैसे भारत देश का नक्शा है वो सीमा तय करता है कितना भारत देश है, तो एसएलआर जो भी है 18 है 16 है 15 है, वो एक सीमा या दायरा तय करता है कि बैंकर इससे ज्यादा तो लोन अब दे नहीं पाएगा क्योंकि इतना पैसा तो इस साइड लॉक रहेगा। तो उस सेंस में इट इज करेक्ट, इट रिस्ट्रिक्ट्स बैंक्स लीवरेज इन पंपिंग मोड मनी इनटू इकोनॉमी, सो द आंसर इज सी 2 एंड 3 ओनली। कुछ लोगों ने 2 किया, इसका कारण क्या, उसका वही कारण होता है जो हमेशा होता है, वो वकील बन जाएंगे कि नहीं रिस्ट्रिक्ट कहां पर, अगर आरबीआई इसको 16 की जगह 13 करता तो एक्सपांड भी तो हो सकता था ना, इसलिए ये गलत है, इसलिए सिर्फ सी मतलब डी होना चाहिए। तो अगेन मित्र जब इकोनॉमी में पूछता है जनरल सेंस में पूछ रहा है, जनरल सेंस में सीआरआर एसएलआर क्या करता है, बैंक की लोन देने की कैपेसिटी को कंट्रोल में रखता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, वरना 0 होता तब हम कहते हैं कि हाँ भाई फुली इंटीग्रेट कर दिया जाए, उदारीकरण हो गया, दैट इज नॉट द केस। सो इन जनरल सेंस इट इज आस्किंग इन द जनरल सेंस आंसर विल बी सी 2 एंड 3 ओनली। अब क्या जिसका गलत हो जाए तो उसने दिल पे नहीं लेना है, जितनी आप इधर गलती करेंगे वो अच्छा है, ताकि एग्जाम में ये सब गलती नहीं हो। और आपको पता है कि जो यूपीएससी का प्रोफेसर है वो इस माइंडसेट से या किस टाइप की वोकैबुलरी के साथ अपने क्वेश्चन सेट करता है। फिर और भी क्वेश्चन है वो बाद में सॉल्व करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो वी आर लर्निंग अबाउट द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अलग अलग हथियार या साधन रखता है। अब ये जितने डिसमिस या स्क्रू ड्राइवर है इसमें आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, रेपो, वो आरबीआई बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता है, समझो 2-2 महीने पर वो मीटिंग बैठाते हैं और उसको अपडेट करते हैं। दूसरे नंबर की लंबाई पे स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंटली वो यूज करते हैं। बाकी सब स्क्रू ड्राइवर है वो समझो वो है रोज उसकी जरूरत नहीं होती, एसडीएफ एमएसएफ सीआरआर एसएलआर वो पड़े, मतलब एसएलआर आप देखो कई साल से 18% है उसको चेंज नहीं किया, सीआरआर चेंज किया तो समझो पिछले 4 साल में मे बी 2-3 बार चेंज किया होगा, तो लो फ्रीक्वेंसी और उससे भी कम फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। तो मुझे स्क्रू ड्राइवर का सेट अगर आप खरीदें तो रोज आपको जरूरत पड़ती है ये वाला और ये वाला, बाकी सबकी बहुत कम जरूरत पड़ती है। उससे भी कम जरूरत किसकी पड़ेगी, रिस्ट वॉच रिपेयर करने का स्क्रू ड्राइवर, वो हमारे पास होने को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो हम यूज ही नहीं करते। तो ऐसे ही है ये बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये तो मतलब 5 साल 10 साल में एक बार कभी जरूरत पड़ती है इन रियल लाइफ। हाँ तो समझिए जो भी हमें पढ़ना था या एमसीक्यू के लिए जो याद रखना था, सीआरआर एसएलआर इंपॉर्टेंट है, रेपो इंपॉर्टेंट है, ये इतना मेन काम है। फिर थोड़ा दिमाग बच जाए तो रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ एसडीएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इतना काम का है। इसके बाद वाले जो जीसीएफ, ऑपरेशन ट्विस्ट और बैंक रेट, एमएसएस वो बहुत लोड नहीं लेना है, समझो बैंक रेट का कुछ भी पूछे वो तो बेसिकली रेपो रेट वाले जॉब लिख देना है वगैरह वगैरह। तो दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि आप इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इतने लाख करोड़ का ये खरीदा बेचा, मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर्मूला में फिट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके बाद हम समझेंगे थोड़े अलग जात के टूल्स जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, कि गुलाब की खुशबू आपके यहाँ अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी है, तो आप कैसे वो उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। तो ऐसे ये कुछ टूल्स हैं जिसको हर बार मैथमेटिकली लिखा नहीं जा सकता, कुछ ही बार लिखा जा सकता है। उसमें आगे डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, पीएसएल वगैरह। सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन क्या है भाई, डंडा मारो। ये पेटीएम पेमेंट बैंक वो सब कस्टमर का ठीक से केवाईसी नहीं करा था, मतलब सबके पान कार्ड आधार कार्ड लेके बनाना चाहिए एक यूनिक अकाउंट, एक ही पान कार्ड पे 50 लोगों के उसने अकाउंट बना दिए, तो वो क्या हो रहा होगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने का गेम खेल हो रहा था। ऐसे वो सेकंड पिलर में देखेंगे। तो आरबीआई ने उसको बोल दिया भाई हमसे तुम्हारे लाइसेंस मान लो हम टेंपरेरी सस्पेंड करेंगे, तुम्हें नए कस्टमर एक्वायर नहीं करने देंगे। सो दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्शंस। पुलिस को पिस्तौल क्यों दी जाती है, डंडा क्यों दिया जाता है, तभी तो कंट्रोल में रखेगा चीजों को। तो आरबीआई को भी बहुत सारे ऐसे पिस्तौल मिले हैं। 1934 का आरबीआई एक्ट, उसके तहत वो बैंक एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, उसमें बैंकों को रेगुलेट करने के लिए और एक्स्ट्रा कानून बना दिया 49 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। करेंसी एक्सचेंज, मतलब ये वेस्टर्न यूनियन और ऐसी कंपनियां जो रुपी डॉलर एक्सचेंज करती है उसको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा एक्ट है जो थर्ड पिलर में पड़ेंगे। फिर ये जो ब्लैक का पैसा व्हाइट करते हैं ये सब रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें ये सब पीटीएम वगैरह के बांधे हो गए होंगे, 2002 में बना। इसके बारे में पिलर 2 भी और फिर उसके मेंस के लेक्चर में समझेंगे। उसी तरह ये जो भी डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसमें कुछ फ्रॉड हो रहे हैं तो उसके खिलाफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहे हैं, तो 2007 का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो ये सबके तहत आरबीआई को पावर्स मिले और आरबीआई चीजों को कंट्रोल करती है। सो दीज आर आल्सो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि समझो अल्टीमेटली ये सब कंट्रोल में रखेंगे तभी तो इकोनॉमी कंट्रोल में रहेगी। कुछ बार यूनिक टूल्स लेकर आता है आरबीआई, जैसे डायरेक्ट एक्शन के नाम पे आरबीआई ने एक मैकेनिज्म बनाई क्लॉ बैक, वैसा कि आईसीआईसीआई बैंक में उसकी बॉस थी चंदा कोचर, उसने वीडियोकॉन कंपनी को लोन दे दिया जबकि उसको पता था कि वीडियोकॉन कंपनी का सिचुएशन ठीक नहीं है, वो लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन वीडियोकॉन ने चंदा कोचर के पति को ब्राइब दी थी, रिश्वत दी थी। तो चंदा कोचर ने सोचा मेरा पैसा थोड़ी लोन में दे रहे तो डिपॉजिटर का पैसा है, मुझे तो रिश्वत मिल रही, मत करो। अगर कोई ऐसा करता है तो आरबीआई ऐसे बैंक सीईओ की जो सैलरी है उसको झपेट के, टाइगर क्या करता है ऐसे वो सिंघम की तरह खींच के झपट के ले लेता है, तो आरबीआई क्लॉ बैक कर सकता है कि अगर कोई बैंक सीईओ फ्रॉड करेगा तो उसकी पुरानी सीईओ के रूप में जितनी सैलरी मिली थी आरबीआई वो सारी रिटर्न मार सकता है, फिर उसे डिपॉजिटर का लॉस एडजस्ट किया जाएगा कुछ भी। फिर याद नहीं रखना है, सफिशिएंट टू नो कि आरबीआई कैन कम अप विद मेनी इनोवेटिव आइडियाज। तो डायरेक्ट एक्शन भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, और इसे आप समझते परसेंटेज में लिख नहीं सकते क्योंकि हर एक सिचुएशन में पेनल्टी अलग होगी, सजा अलग होगी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सीआरआर और मनी मल्टीप्लायर का 1 रिलेशन आप बना, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज वन थिंग डायरेक्ट एक्शन। दूसरा होता है मॉरल सुएशन यानी नैतिक दबाव। तारक मेहता सीरियल में जो चंपक चाचा है वो क्या नहीं हमें गुलाब का फूल देना चाहिए तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, और वो क्रिमिनल है तो भी वो सुधर जाएगा। तो कभी कभी आरबीआई भी ये तरीका अपनाता है कि जाके वो प्रवचन दे और किसी का दिल पिघल जाए बैंकर का कि हाँ चलिए आपने बोला मैं लोन सस्ते कर देता हूँ, ऐसी बात है। तो दैट इज कॉल्ड मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन नजिस द बैंक्स टू कट द लैंडिंग रेट्स, मतलब रघुराम राजन क्या बोले थे कि भाई मैंने तो रेपो कम कर दिया पर ये एसबीआई वाले लंच ब्रेक से बाहर निकलो भाई और लोन अपने सस्ते करो, ऐसा वो बता रहा है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वगैरह में। सो दीस आर एग्जांपल्स ऑफ मॉरल सुएशन। आरबीआई नजिस द स्टेट्स टू गिव अप द रेवेन्यू, मतलब गवर्नर सीएम को मिलकर ऐसा बोले कि देखिए सर आपका जीएसटी, ये दारू पे जो आप एक्साइज लगाते हैं, ये सबका टैक्स कलेक्शन थोड़ा बढ़ाइए, टैक्स चोरी को रोकिए भाई, वरना समझो कि सरकार अगर ज्यादा लोन लेती रहेगी, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करनी पड़े, तो उस हिसाब से सब यील्ड मैनेज करना और पूरी महंगाई को सब चीजों को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं हाथ जोड़ के नैतिक दबाव डाल रहा हूँ, आप थोड़ा टैक्स ज्यादा कलेक्ट करो। एक्सिस बैंक में एक सीईओ थी शिखा शर्मा, तो उसको पहली बार जॉब मिला मान लो 3 साल के लिए, फिर नॉर्मली क्या वापस एक्सटेंड करते हैं, तब गवर्नर ने लेटर लिखा एक्सिस बैंक के बोर्ड को कि बैंक को मत रखो, इनका काम ठीक नहीं है, वट एवर आपका एनपीए बढ़ गया था या हमें कुछ गलत रिपोर्ट मिली इनके बारे में। तो फिर एक्सिस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मालिक होंगे उन्होंने उसको सेकंड टाइम नौकरी पे नहीं रखा। ये सब क्या मॉरल सुएशन, मतलब चाहता था आरबीआई खुद भी निकाल सकता था, पर खुद निकाले तो क्या ज्यादा बेइज्जती हो, और तो समटाइम्स दे विल अवॉइड इट। फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, इंपीचमेंट एक जज का, अब समझो अगर वो इंपीच हो गए तो फिर उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे पहले भी कुछ बार इंपीचमेंट मोशन आए थे, तो फिर अल्टीमेटली जज क्या करे, वो रिजाइन कर देगा बीच में, क्योंकि रिजाइन करे तो उसका पेंशन और बाकी चीजें चालू रहे। तो इस बार क्या होता है देखना आप अखबार में, मुझे लगता है वो एकदम एंड मिनट में वोटिंग से पहले रिजाइन कर देंगे ताकि पेंशन उनका बच जाए यार।
मॉरल सुएशन का मतलब क्या है? परसुएशन विदाउट अप्लाइंग फोर्स, बिना डंडा मारे नैतिक दबाव डालना। वीडियो कॉन्फ्रेंस, इनफॉर्मल मीटिंग, पैनल डिस्कशन, मेमोरियल लेक्चर, कॉन्वोकेशन, यूनिवर्सिटी का पदवीदान समारोह वहां गवर्नर जाए और भाषण में कुछ और ही बात करें किसी को प्रवचन देने के लिए कि बैंकों को लोन कम करने चाहिए, सस्ते करने चाहिए वगैरह। सो दीस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मॉरल सुएशन। जो हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इट इज 100% करेक्ट, एक्यूरेट एज पर द बुक्स। जो मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूँ उसका सोर्स क्या है? देखिए एनसीईआरटी वालों की तकलीफ क्या है, पूरा वो कहानी लिखते नहीं, वो सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते। तो हम जो थियरी पढ़ रहे हैं कि सारे टूल्स हम समझ रहे हैं, दीज आर गिवन इन तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, आपको अलग से पढ़नी खरीदनी नहीं है, इधर से आगे अपने लेक्चर और हैंड में। तो ये करेक्ट है। एक बार मुझे किसी ने क्या झंडा उठा के कंप्लेन की कि नहीं ये तुम्हारा गलत है क्योंकि दिल्ली के ये कोचिंग नोट में अलग दिया है। तो भाई मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ कि उसने क्या दिया है? मैं तो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। देखिए मैं हर एक का अगर रेफरेंस देने बैठा कि ये वाला पैराग्राफ मैंने एनसीईआरटी के ये पेज से लिया है, ये वाला पैराग्राफ मैंने तमिलनाडु के ये पेज से लिया है, तो वही 5 पेज का तो रेफरेंस बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। इट विल वेस्ट योर टाइम एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। तो हमने समझ लिया क्वालिटेटिव टूल्स जैसे मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव देखा, डायरेक्ट एक्शन, डंडा मार दिया, ये सिलेक्टिव है। पूरी बैंकिंग समझो, सीआरआर चेंज किया तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को असर होता है। डायरेक्ट एक्शन में सिर्फ पेटीएम को थोड़ा मारा तो पेटीएम को असर होता है। तो सिलेक्टिव इन नेचर, डायरेक्ट है वहां पर तुरंत असर होता है। कई बार ये होगा कि सीआरआर आरबीआई कम करे तो जरूरी नहीं लोन तुरंत सस्ते हो जाए, यहाँ तो सेकंड टुटकी बजाते दूसरे मिनट आपको असर दिख सकता है, खासकर डायरेक्ट एक्शन में। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड लोन टू वैल्यू। देखिए गोल्ड लोन आप लेने जाते हैं, सोना गिरवी रख के लोन ले लो, तो क्या अक्षय कुमार 1 लाख की ज्वेलरी गिरवी रखेगा तो 1 लाख रुपए कैश में लोन मिलता है? जवाब नहीं, उसमें रूल्स होते हैं। नॉर्मली जितना भी आप गोल्ड गिरवी रखते हैं उसका 75% वैल्यू आपको लोन में दिया जाता है। तो लाख रुपए की ज्वेलरी रखोगे तो 75,000 रुपीज बैंक या ये मन्नापुरम गोल्ड लोन जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी वाले आपको लोन में देंगे। फिर आया कोरोना, आरबीआई को लगा नहीं लोन ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ानी चाहिए ताकि पब्लिक ज्यादा शॉपिंग कर इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। आरबीआई ने टेंपररी कोरोना 2021 में एलटीवी बढ़ा के कर दिया 90, मतलब लाख रुपए की ज्वेलरी आप रखोगे तो बैंकर आपको 90,000 रुपए लोन में देगा, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा। तो अक्षय कुमार ने ये सोचा कि अपनी मूवी की शूटिंग में मुझे 5 स्टंटमैन या 5 एक्स्ट्रा डांसर रखने थे, उसके लिए मैं 25 रख लूंगा, तो उन सबको काम मिल गया, जॉब क्रिएट हो गया वगैरह। ये काम हो सकता है। इससे आप डिफ्लेशन से भी लड़ सकते हैं कि जितने एक्स्ट्रा डांसर रखे मूवी सेट पर उन सबके लिए खाना लाना है तो ऑनियन की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑनियन का प्राइस बढ़ेगा, तो 5 रुपए का ऑनियन 25 का हो जाएगा। तो व्हेन आरबीआई वांट्स टू कॉम्बैट डिफ्लेशन देन आल्सो आरबीआई कैन चेंज लाइक दिस। लेकिन उसके लिए मेन टूल नहीं है, ये तो मेन कब यूज होता है? आरबीआई को लगा इकोनॉमी में स्लो डाउन है, मैं चाहता हूं ज्यादा लोन जाए और नीचे इकोनॉमी रिवाइव हो, तो तब वो क्या किया जाता है? तो दिस इज लोन टू वैल्यू रेशियो। अब समझो आरबीआई को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि महंगाई 2% से कम नहीं, 6% से ज्यादा नहीं। तो जब ये हो जाए इस रेंज में रहे तब वो क्या करेगा? तब नॉर्मली वो चाहेगा कि लोन सस्ते ही रहे ताकि पब्लिक दे दना शॉपिंग करती रहे, प्रोडक्शन बढ़े और जीडीपी बढ़े। तो एज लॉन्ग एज इट इज इन दिस रेंज आरबीआई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं रेपो सस्ता रखूं, थोड़ा ये चेंज कर दूं वो चेंज कर दूं, लोअर साइड में सस्ते में कराने की चीज करेगी। तो समझिए जब गोल्ड का लोन टू वैल्यू चेंज किया जाता है या कस्टमर का फायदा हो ऐसा किया जाता है तो नॉर्मली उसका ऑब्जेक्टिव डिफ्लेशन से लड़ना नहीं होता बल्कि डिमांड को बूस्ट करना ताकि जीडीपी ग्रो हो सके। दैट इज नॉर्मली द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन टू वैल्यू। तो लोन टू वैल्यू हमने समझ लिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली सेम चीज है, तो दोनों का डिक्शनरी वाला अगर डिफरेंस समझने बैठे तो लंबे हो जाएंगे। समझो कुल मिलाकर ये सब मार्जिन रिक्वायरमेंट वर्ड वो कब यूज करेंगे? मान लो आपके शेयर आप गिरवे रखो, उसके सामने इतना मिलेगा वगैरह वगैरह। विल नॉट वेस्ट टाइम हाउ एक्जेक्टली दोस थिंग्स वर्क, सफिशिएंट टू नो कि चाहे आप कोई एसेट गिरवे रखते हैं उसके सामने कितना लोन आपको मिलेगा परसेंटेज वाइज, उसके साथ जुड़े कंसेप्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड लोन टू वैल्यू रेशियो। अब ये सब चली रहा था 2025 में छोटे मोटे और सुधार किए गोल्ड लोन के ऊपर। वो क्या समझते हैं मैं आपको बताया। नॉर्मली गोल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो क्या था? 75। कोरोना में बढ़ा दिया 90 क्योंकि आरबीआई चाहती थी ज्यादा लोन नीचे जाए, फिर उनको लगा इसको नॉर्मल वापस डिफॉल्ट मोड पे लाते 75 पे। फिर 2025 में चेंज ऐसा किया कि यदि आप 2.50 लाख रुपीस तक के लोन ले रहे हैं गोल्ड लोन, मतलब स्मॉल वाले, तो इसमें जो गिरवे रखा गोल्ड उसके सामने 85% लोन टू वैल्यू रेशियो है। उससे बड़े वाले हैं तो जो डिफॉल्ट चलता है 75 वो वाला चलेगा। ऐसा क्यों? ताकि ये जो मध्यम वर्ग के लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको अचानक से जरूरत पड़ गई पैसों की, उनको थोड़ी राहत रहे, थोड़ी रिलीफ मिले। दैट इज द आइडिया। तो एलटीवी चेंज्ड फॉर स्मॉल वैल्यू गोल्ड लोन्स। फिर कुछ समय से आरबीआई गोल्ड लोन के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन बदलना चाहती है। उसने ऐसा ड्राफ्ट प्रपोज किया कि जब भी आदमी सोना गिरवे रखने आए तो उसने वो सोने का मालिक ऐसा रसीद या प्रूफ लेके आए, तभी कोई बैंक एनबीएफसी वाला उसका लोन पास करे। इस पर तमिलनाडु के सीएम ने विरोध किया कि भाई कई बार गरीब परिवार को जो गोल्ड वो गिरवे रखते हैं वो तो बाप दादा के जमाने का एंसेस्ट्रल होता है, तो कहाँ उसका सब रसीद में रखा होगा? तो आप ये मत करो, इससे लोगों को परेशानी होगी। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कंप्लेन की। फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को बोला मत रखो इतना टाइट। आरबीआई ने कहा देखो 2.50 लाख तक के स्मॉल वैल्यू के गोल्ड लोन है, उसमें कोई आदमी आया और वो कहे ये मेरा गोल्ड है, ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब खुद से साइन करके दे दे कागज पे मेरा गोल्ड है, तो बैंकर ने मान लेना है, ज्यादा कोई रसीद बसीद नहीं मांगनी है। तो थोड़ी ऐसी चेंज करते रहते हैं। सेकंड प्रॉब्लम विद गोल्ड लोन इज, मान लीजिए भाई साहब ने 1 साल का लोन लिया तो 31 दिसंबर को उसने मान लो 100 रुपए लोन में लिए थे, 106 वापस करने चाहिए और अपने इस गिरवे रखे गोल्ड को लेना चाहिए, उसकी डिलीवरी लेनी चाहिए। कई बार ये होता है समझो गोल्ड लोन लेने कौन जाएगा? जिसकी बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस है वही सोना गिरवे रख के लोन लेने जाएगा। तो ऐसे लोग जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है कि 1 साल बाद पैसा रिटर्न करना है, तो वो क्या कहेगा? देखो मेरे पास तो मूलधन यानी प्रिंसिपल चुकाने के पैसे नहीं, मैं आपको बस ब्याज चुकाते रहूंगा, इंटरेस्ट। अब इसी गोल्ड को वापस से ले लो और 1 साल और मेरा गोल्ड लोन एक्सटेंड कर लो। ऐसा मतलब सेम गोल्ड को चढ़ा के वो पहले बोलेगा 1 साल, फिर अभी पैसे नहीं, दूसरे साल, ये करते रहता था। कुछ बार बैंक वाले अलाउ भी करेंगे क्योंकि बैंकर को तो ब्याज ही कमाना है। लेकिन जब आप ऐसा कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हैं, इट इज क्रिएटिंग अ बबल, और जब वो कोलैप्स हो जाएगा तो वो बड़ी नुकसान कर सकता है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को। इसलिए आरबीआई चाहता था कि ये सब नहीं चलेगा, 1 साल का लोन है तो 1 साल में चुकाओ वरना ये सोने की नीलामी कर दो वगैरह वगैरह। ऐसा वो और टेक्निकली चीजों को टाइट करना चाहता था कि एवरग्रीनिंग मत करो, ये सेम अकाउंट को रिवाइव मत करते रहो। तो टाइट करने की कोशिश करा था लेकिन सब लोग विरोध कर रहे थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला मत टाइट करो। आरबीआई ने सब चुप हो गया कि अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो व्हाट इज द लेटेस्ट रूल? तो जाए तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं वो पीएचडी करने बैठा नहीं, वो बदलते रहता है। हमें जो बेसिक जानना था वो सिर्फ इतना कि 75 का 85 क्या है, और मैक्सिमम और खींच के जानना हो तो कि सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा, ओनरशिप साबित नहीं करनी है छोटे छोटे लोन के लिए। हालांकि इन चीजों को आप मेंस के लिए रिफ्लेक्ट करें। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो आप समझो यहाँ पर जो स्मॉल बोरोवर्स हैं वो एक प्रेशर ग्रुप है जिन्होंने तमिलनाडु सीएम पे प्रेशर डाला होगा, उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर पर। अब कोई स्टेट सीएम फाइनेंस मिनिस्टर को दबाव में नहीं डाल सकता, पर स्टेट सीएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ये सोचे हाँ भाई ये सब लोग नीचे वोट हमको भी कम मिलेगा, तो आरबीआई को बोले मत करो ये सब। तो दैट इज द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। और दूसरा इसमें ये रिफ्लेक्शन है कि आरबीआई इज नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट। अगर संपूर्ण स्वतंत्र है तो आरबीआई ने अपनी मर्जी का कर लेना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं सुननी चाहिए। लेकिन एक आरबीआई बोर्ड है, मतलब आरबीआई गवर्नर के ऊपर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो अगर आरबीआई गवर्नर बात नहीं माने फिर फाइनेंस मिनिस्टर उसको नोटिस भेजे और फिर वहां से अपना काम निकलवा सकता है।
तो ये भी एक कंट्रोवर्सी होती है, उसके बारे में और हम लोग नेक्स्ट वीक समझेंगे। आरबीआई सेक्शन 7 कंट्रोवर्सी। एनीवे, सो वी आर डन विद मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू। आगे का मुद्दा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। थोड़ा पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स, सब टॉपिक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सब टॉपिक क्रेडिट रेशनिंग। रेशन आप समझते हैं, रेशन की दुकान पे क्या होता है, राशन की दुकान पे क्या होता है? आपको राशन कार्ड दिया है कि तुमको 5 किलो अनाज मिलेगा, पहले उसका 1-2-3 रुपए देना था, अब सब फ्री कर दिया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस मच। तो वो होता है रेशनिंग। तो रशिया में, यूएसएसआर मतलब अभी का नहीं, 90s के जमाने के पहले वाला सोवियत संघ, उसमें सब रूल्स हुआ करते थे कि रशिया में एक आदमी अगर होम लोन लेने गया, तो मान लो ऐसा रूल बनाया हो कि उसको 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा, वरना तुम खत्म कर दोगे, बाकी लोगों को कम पड़ेगा पैसा, तो कोटा सिस्टम हो गया। या कि एजुकेशन लोन लेने आप जाएंगे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का तुम्हें लोन नहीं मिल सकता, वगैरह वगैरह। क्योंकि तुमने मान लो अगर 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और फिर तुम नीट के और एमबीबीएस करने बैठ गए, तो हमारी फैक्ट्री में मजदूर कम पड़ जाएंगे, इसलिए तुम गरीब लोग मजदूरी करो, ज्यादा लोन लेके आगे पढ़ना मत जाओ, वगैरह वगैरह। मतलब ये प्लान इकोनॉमी थी, 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, वहां सरकार खुद सोचती थी कि किसको क्या करना चाहिए, दे विल डिक्टेट एवरीथिंग। अब यहाँ पर आप समझिए, रशिया का सेंट्रल बैंक ये जो भी मैंने आपको कोटा या रूल्स बताए उसको फाइन ट्यून कर सकता है। कभी उसको लगे कि स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया, मंदी आ गई, तो वो ये कोटा बढ़ा भी सकता है कि अब से तुमको होम लोन चाहिए 10 नहीं 12 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, ताकि वो आदमी एक नहीं 2 मंजिल 2 फ्लोर इमारत बनाए या थोड़ा ज्यादा बड़ा मकान बना दे, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन ठीक करा दे, ताकि सब वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कुछ ना कुछ अब मिले। तो ये सब क्या क्रेडिट रेशनिंग, जहां पर सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी आपको कितना लोन मिल सकता है और उसके क्या रेट्स हो सकते हैं। भारत में ऐसा कुछ करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि आप देखिए आजादी के बाद 1951 में अगर बैंकर 100 रुपए का लोन दे रहे थे, तो 66 जा रहे थे गरीबों को, किसानों को 34 जा रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट को। आपके बहुत बेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर आप 68 तक पहुंचते हैं, आप पाएंगे आप गरीबों को और किसानों को मुश्किल से 32 रुपीज लोन के जा रहे हैं और 67 रुपीज तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में कब्जा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत सारा करप्शन हो गया था बैंकिंग और पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो मिनिस्टर को ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट घूस खिलाएंगे कि आप ये सरकारी बैंक को बोलो ना मेरा लोन पास कर दे, तो सारा कॉर्नर कर लेंगे। उस जमाने में ये जो बैंक थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ इलाइट्स लोगों के कब्जे में सब था, जैसे बॉलीवुड में नेपो गैंग होता है। इस 60s में 188 पीपल ऐसे थे कि सभी 20 बड़ी बैंक में वही लोग बैठते थे, और उसके अलावा 1400 कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर भी वही थे। तो वही डिसाइड करते थे कि किसको लोन मिलेगा, तो स्वाभाविक जीजा साला जमा को लोन मिलेगा। अब सरकार को आरबीआई को लगा हमें इसे तोड़ना होगा, वरना गरीबों को किसानों को लोन नहीं मिला तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कैसे सफल होगी, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए ये 60s 70s 80s के जमाने में आरबीआई लेके आता है क्वालिटेटिव टूल्स, सब टॉपिक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कि हम रशिया जैसा सब करेंगे, मोटा सिस्टम लेके आएंगे कि एक आदमी को कितना लोन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने रूल बनाया सीलिंग टू दी बिग लोन्स, मतलब एक आदमी को 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। उससे ज्यादा लोन लेना है तो मान लो विजय वाले एक्सिस बैंक में फॉर्म भरेगा, एक्सिस बैंक वाले ने आरबीआई के ऑफिस में जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें क्लाइंट है जो 1 करोड़ से ज्यादा का लोन मांग रहा है, और स्वाभाविक है आरबीआई उसमें नेगेटिव एटीट्यूड रखेगी, नहीं उसको मत दो, किसानों को दो। तो इस प्रकार से आरबीआई सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आप समझते हैं ये सब फेल हो जाएगा, क्योंकि विजय माल्या भी होशियार आदमी है, उसको पता है मैं 2 करोड़ का लोन अकेले का मांगूंगा तो बैंकर ने आरबीआई जाना है, तो मैं 4 लोन मांगता हूं ना, अपने हाथ का 50 लाख, अपने ड्राइवर का 50 लाख, अपने मालिक का 50 लाख और अपने बीवी का 50 लाख, तो देन आई विल नॉट कम अंडर द रडार। और उस जमाने में समझे पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंकिंग सॉल्यूशन, इंटरनेट बैंकिंग सब मॉनिटर हो सके तो सुविधा थी नहीं, तो ये सब चीजें फेल हो गई। उसी तरह आरबीआई ने किया सीलिंग टू नॉन एग्रीकल्चर लोन्स, मतलब ऐसी बात की मान लो बैंकर ने 20% लोन ही मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को देने हैं, 80% लोन एग्रीकल्चर को देने हैं, उससे ज्यादा दिया तो हम ब्लॉक करा देंगे, वगैरह वगैरह। पर उसमें भी बैंकर रास्ता निकाल लेंगे कि विजय माल्या किसान है, उसने जो लोन लिया है वो प्लेन का नहीं, ट्रैक्टर खरीदने का लिया है, और उस जमाने में कोई प्लेन और ट्रैक्टर को आधार कार्ड के साथ लिंक करके तो खरीदी करनी थी नहीं, तो ऑल दोस थिंग्स फेल्ड। मतलब इसको कहा जाता है बुक्स में कि जो शुरुआती एटीट्यूड था वो क्या था, नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव इन द सेंस ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप जब ऐसा रखते हैं तो स्वाभाविक के लोग उसके लूपहोल निकाल देते हैं, और ये 60-70 के जमाने में लूपहोल्स को ब्लॉक करने की टेक्नोलॉजी, आधार कार्ड, पान कार्ड, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ये सब अपने पास नहीं था। तो ये सब अप्रोच फेल रहे, लूपहोल निकाल के लोगों ने अपना काम कर लिया। तो फिर आरबीआई का छोड़ो ये सब, कभी मुझे नहीं करना है, मार्केट अपना काम करता रहे, मैं उसको थोड़ा गाइड करने की, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूंगा। ऐसी 2 चीज वो लेके आता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आगे का मुद्दा है, अब तक हमने क्या समझा, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, अक्षय कुमार बोलो याद रखो, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वो रशिया वाला सब देखा, क्रेडिट रेशनिंग इसका एक उदाहरण है। अब एक चीज समझते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल आसान है, उसके बाद देख लेते हैं फिर देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी सब टॉपिक, क्वालिटेटिव टूल सब टॉपिक, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, गाड़ी का लोन उसका ईएमआई के साथ जुड़े रूल्स रेगुलेशन। मान लो ये नैनो कार 1 लाख की है या 1,20,000 की, चलो तो बैंक से आप लोन लेंगे। अब बैंकर ये कहेगा देखो डाउन पेमेंट होगा 20,000 रुपए, मतलब इतना तो आपने अपने सेविंग या अपने पॉकेट से कस्टमर ने लाना होगा, और बाकी जो लाख रुपए हैं वो बैंकर आपको लोन में देगा। और मैथ्स आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए ऐसा मानो कि इधर लोन इंटरेस्ट रेट है 0, तो बस आपने लाख रुपए लिए, लाख रुपए लौटाने। अब आरबीआई यहाँ पर डिसीजन ले सकता है कि ये डाउन पेमेंट कितना हो सकता है, 20,000 रखिए, एक एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है कि 10,000 से कम नहीं करना, तो फिर आपको 10 महीने तक हर महीने 10,000 भरोगे, आपने लाख रुपए भर दिए, 20,000 अपने पॉकेट से दिए, लाख रुपए 20,000 की आपकी कार हो गई। तो दिस इज सिचुएशन ए। आगे अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए का आएगा आपको, जो किस्तें भरनी है, तो मान लो कोई कंपनी में मैनेजर है जो 50,000 महीने का कमाता है, वही अफोर्ड कर सकता है 10,000 का इंस्टॉलमेंट भरूंगा। कोई गरीब आदमी है जो कमाता ही 5,000 रुपए हर महीने, तो वो तो ये लोन ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें मिनिमम इंस्टॉलमेंट 10,000 का है। तो दिस सिचुएशन है। फिर आगे चल के आरबीआई को लगे कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, हमें कार इंडस्ट्री को मदद करनी है, आरबीआई क्या करेगा, ड्यूरिंग रिसेशन मंदी वाले फेज में चीजों को अपडेट करेगा कि देखो जो डाउन पेमेंट है, मतलब कस्टमर ने खुद के पॉकेट से जो पैसे निकालने होते हैं सेविंग से, वो हम 20,000 नहीं 2,000 ही रखते हैं, तब तो गरीब आदमी भी आ जाए मुझे भी चाहिए लोन। और दूसरा कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट है इसकी मिनिमम साइज 1,000 रुपए भी हो सकती है। तो गरीब आदमी सोचा 1,000 रुपए तो मुझे 118 मंथ्स तक भरने होंगे 1,000 रुपए, तो 1,18,000 भरे और 2,000 तो मेरे पास सेव थे, तो 1,20,000 की कार मेरी हो गई। तो यहाँ पर बहुत सारे नए कस्टमर्स कार परचेज के लिए ऐड हो जाएंगे, और इस प्रकार से कार इंडस्ट्री को मदद मिले तो उसके पीछे स्टील इंडस्ट्री, रबर, ग्लास इंडस्ट्री सब लोगों को काम मिले, एंड वी कैन रिवाइव द इकोनॉमी। तो मंदी की सिचुएशन में, रिसेशन स्लो डाउन की सिचुएशन में आरबीआई इस प्रकार से कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल में चेंजेस करके चीजों को इंप्रूव कर सकता है।
तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सब टॉपिक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला टूल यूज होगा, कौन सा? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ऐसा एक और पॉजिटिव डायरेक्शन में टूल यूज होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वो ब्रेक के बाद समझते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक जाएगा। तब तक आप 2015 प्रीलिम का प्रश्न ट्राई करें। आई गिव यू 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है जब आरबीआई एसएलआर को 0.50% कम करती है तो भारत में क्या हो सकता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। श्रुति, मारिया, गौरव, हमजा, अमित, नेहा, संतोष, दिग्विजय, कविता, नरगिस, हिमांशु, तान्या, कौशल, जयंत, ब्रज, हर्ष, परिधि, प्रखर, अग्रवाद, खुशबू, तन्वी, ध्रुव, अर्चिता, कुशाग्र, विनीत, देवी, रितेश, रूही, क्रिश, आनंद, विशाल, अदिति, जहीदा, मारियुष, खुशबू, शियार्प, दीपक, रोशन, प्रशांत, आशुतोष, सोहन, निधि, लोबजैंग, अमर एंड करेक्ट आंसर्स। हाँ तो इसमें क्या है भाई, जो है वो पेज 96 पे है। क्या किया इन्होंने? एसएलआर डिक्रीज किया। तो इससे होता क्या है, जब आरबीआई को लोन सस्ते कराने हैं, हाँ तो ठीक है, तो जवाब क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स। कट मतलब रिड्यूस देयर लैंडिंग रेट्स। आरबीआई ऊपर एसएलआर कम करेगा तो बैंकर के लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे, लोनेबल फंड्स बढ़ेंगे तो वो लोन के ब्याज सस्ते कर देगा। हमने ये तो गुरुवार या शुक्रवार को ही देख लिया था। बाकी ऑप्शन गलत कैसे? सी क्या कहता है? इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी। ऐसा थोड़ी है, उल्टा समझो बैंकर के लोनेबल फंड्स बढ़ गए ना तो आगे लोन में घुमा सकता है। कुछ लोग क्या इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कि देखो ये भी लिक्विडिटी ये भी लिक्विडिटी, तो ये कम हुआ तो ये कम होगा, ऐसा है नहीं। एंड सेकंडली 0.50% है ना भाई, तो ड्रास्टिकली कैसे होगा? ऑप्शन भी गलत क्यों है? फॉरेन इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल टू आवर कंट्री, वो तो बीरबल की खिचड़ी बात है सब कि कैसे आरबीआई ने एसएलआर कम किया, बैंकर्स लोन कम करेंगे, सस्ते करेंगे, पब्लिक ज्यादा टीवी पे मोबाइल खरीदेगी, अमेजॉन वॉलमार्ट भारत में आएगा तो एफडीआई बढ़ेगा। ये तो कब बड़ा होगा ये सब? तो बीरबल की खिचड़ी है, इसलिए गलत है। ऑप्शन ए गलत कैसे? जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, मतलब भारत 2047 का विकसित भारत हो जाएगा। ये चाइना और इंडिया भी, चाइना और अमेरिका भी हमसे पीछे रह जाएंगे, विल बिकम 12 बिलियन डॉलर 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अतिशयोक्ति है। तो देयरफॉर ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड द आंसर इज डी। उसमें भी आप देखिए उसने क्या लिखा है, मे मस्ट नहीं लिखा है। मस्ट लिखता तो ये भी गलत है। मस्ट मतलब कि जबरदस्ती जख मार के उसको लोन सस्ता करना ही होगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एसएलआर कम किया जाए तो लोन सस्ते ही होते हैं। यार यहाँ पर मे मतलब उसका दिल आ जाए, उसको लगे मुझे करना चाहिए, सो यस देन ही कैन डू दैट। सो द आंसर इज डी। कुछ लोग कहीं मेरा ये भी गलत हो गया, 75% लोगों ने करेक्ट किया, मैं इसमें फंस गया या सी वाले में फंस गया, तो दिल छोटा नहीं करता है। वही तो मैंने आपको बोला, जितनी इधर गलती हो तो उतनी रियल एग्जाम में कम होगी। तो माँ के पेट से इकोनॉमी सीख के थोड़ी आए। तो टेक इट इन अ हेल्दी एंड स्पोर्टिंग वे। क्या ठीक है, ये भी मुझे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानक। हालांकि इतना हिंदी में जाने की जरूरत नहीं, पीएसएल इज इनफ। आपके मेंस में पूछ लेगा, हाँ तो पीएसएल ऐसे लिख सकते हैं ना। कुछ तो फालतू इकोनॉमी बर्बाद होने का कारण यही है, जरूरत से ज्यादा हिंदी करने नहीं जाना चाहिए। एनीवेज ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है, ऐसा 68 में पहली बार आरबीआई ने शब्द प्रयोग किया कि देखो ये जो किसान है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, एक्सपोर्टर है, ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है और बैंकर जितना लोन में पैसा घुमा रहे हैं उसका 40% उन्होंने ये सब प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। फिर आगे चल के ये सब जो कोटा सिस्टम है उसको और फाइन ट्यून करेगा। तो पीएसएल नॉर्म्स क्या कहते हैं कि बैंकर जितना भी लोन में पैसा घुमा रहे हैं 100 रुपए, तो उसका 40% गरीबों को, किसानों को, स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह को देना होगा।
अब उसके इंटरनल कोटा है, इंटरनल कोटा ऐसा है कि वीकर सेक्शन है, CST, वीमेन, PH, इन सबको 12%, मतलब 100 रुपये अगर एक्सिस बैंक लोन में दे रहा है तो उसमें 12 रुपये इनको जाने चाहिए। एग्रीकल्चर में सभी टाइप के छोटे बड़े फार्मरों को 8% लोन जाने चाहिए। फिर मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान, मतलब जिसके पास 1 हेक्टर तक जमीन है तो उसको 10, उसको, और स्मॉल फार्मर जिसके पास 1 हेक्टर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा किसान, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 10% लोन जानी चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब छोटे उद्योग, आदि विलेज इंडस्ट्री, गांव में है और ये कुटीर उद्योग टाइप का, उसको 7.5% लोन जानी चाहिए। और ये मैंने जितनी कैटेगरी अब तक बताई, ये वीकर सेक्शन, एग्रीकल्चर वगैरह, इनको, और उसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब थोड़े बड़े वाले फैक्ट्रियां, स्टार्टअप, अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब क्या? शाहरुख खान के मेरा मन्नत का मामला 500 करोड़ का है, उसको लेने के लिए मुझे लोन दे दो, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में। कोई व्यक्ति है कि मुझे 40 लाख का लोन दीजिए, 20-30 लाख का लोन दीजिए, मुझे फ्लैट खरीदना है, तो ऐसी जो लोन लेने आते हैं लोग, एजुकेशन लोन लेने आते हैं जो बच्चे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई कंपनी का हमें ये सब प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी या स्कूल कुछ बनवाने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आप समझते हैं, तो ये सब प्रोजेक्ट, तो ऊपर की सारी कैटेगरी और ये जो अभी बताइए इनको, और तुम 2.50% ऑफ द लोन्स दो, तो टोटल कोटा कितना भाई सबका ऐड करेंगे 12 + 8 + 10 वगैरह, तो ये आ जाएगा 40%। यानी कि बैंकर ने जितने लोन घुमारे साल में उसमें से 40% ये सब सेक्टर्स को देने, क्योंकि ये सब प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। तब समझो, एक तरफ जनता ने पैसा डिपॉजिट किया जो बैंकर की लायबिलिटी है, सामने बैंकर ने कुछ पैसा CRR SLR में लॉक करा दिया, उसके बाद जो पैसा बचा लोनेबल फंड्स, उसमें से वीकर सेक्शन से लेकर सबको जाएगा MSME इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इसकी असल में डेफिनेशन है कि आपने अपनी ये फैक्ट्री में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, साल में आप कितना कमाते हो, कितना टर्नओवर है, लेकिन अभी वो सब में हम नहीं जा रहे, वो हम देखेंगे पिलर 1B फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें मुद्रा लोन वगैरह के साथ देखेंगे। अभी वो मैं दूंगा तो भी समझो कि वहां पर मुझे वापस वो टेबल पेश करना होगा तो एंड आउट लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको उधर ही देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। अभी के लिए बस विजुलाइज करो कि यहाँ पर MSME मतलब ये अदानी अंबानी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं, ये छोटा सा बाजार पापड़ अगरबत्ती के जो बहुत ही छोटी छोटी फैक्ट्री उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इन सबके कोटे होते हैं। अब ये सब कोटे आप समझो कैसे हैं कि टोटल मान लीजिए 100 रुपये लोन में गए, उसमें से 14 को मिले, आपके बाकी 60 का क्या? बाकी 60 किसी को भी बैंकर दे सकता है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दे सकता है, मिडिल क्लास फैमिली को भी दे सकता है, इन किसानों को भी दे सकता है, इन स्मॉल इंडस्ट्री को भी दे सकता है, इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को भी दे सकता है। वो 60 है वो समझो वो अनरिजर्व टाइप का है। जो अनरिजर्व कोटा है वो ऐसा नहीं कि वो प्योरली जनरल कैटेगरी वाला है, वो सबके लिए है। SC ST OBC भी मेरिट में टॉप में है तो उसी में गिना जाएगा पहले। तो ये 14 का है प्लस वो 60 में भी इनका अधिकार तो है, डिपेंड करता है बैंकर वो लोन पास करे उस हिसाब से। तो दैट इज PSL। मतलब ये PSL है वो समझो मिनिमम की बात करे, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा कि किसानों को 10% से ज्यादा लोन मत देना, ऐसा नहीं, मिनिमम 10% देना। अब आप टेबल जो मैंने हैंड आउट में दिया उसमें पाएंगे, मैंने अभी जो आपको कोटा बताया ये 2020 बाद वाले कोटा है, उसके पहले कोटे अलग थे, उस पर बहुत लोड नहीं लेना सिवाय कि आप बैंक की परीक्षाओं की तैयारी करें। दूसरा, ये जो मैंने कोटे बताए अभी, ये जरूरी नहीं कि तुरंत ये अमल हो रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे थे जो 2020 में उसने बोला करेंगे, फिर कोरोना के चलते पोस्टपोन किया तो बोलेंगे 2024 में करेंगे, 2024 में बैंकर कहेंगे नहीं हो रहा है तो कहेंगे 2026 में करेंगे। तो बहुत सारी बॉल बाय बॉल कमेटी चलती है, उसका कोई लोड नहीं लेना है, जो फाइनल नंबर है मैंने आपको बता दिया। तो नीड नॉट टेक टू मच लोड ओवर दिस। ये जो PSL कोटे हैं किसको लागू होते हैं? ये केवल बैंकों को लागू होते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जो हम लोग गुरुवार को समझेंगे। ये कोई NBFC कंपनियों को लागू नहीं होंगे, मतलब LIC को लागू नहीं होंगे, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड लोन, उन सबको लागू नहीं होंगे, सिर्फ बैंकर्स को लागू होते हैं। अब उसमें भी अलग अलग किस्म के बैंकों पे अलग अलग किस्म के कोटे हो सकते हैं कि मान लीजिए रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक पे मान लो 75 हो, बाकी बैंकों पे 40 हो, तो इंटरनल बहुत याद नहीं रखना है। वो सब मैंने दिया है कि फॉरेन बैंक उसकी कितनी ब्रांच है उस हिसाब से कोटे होते हैं, नीड नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट। वो तो फिर तुमने दिया क्यों है, और बैंक एग्जाम्स, RBI ऑफिसर एग्जाम, वो सब के लिए दिया है। तो PSL कोटा इज डन। अब इसमें कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो एक एक दो लाइन में याद रखने, बहुत दिमाग नहीं खर्च करना उसमें। SBI को बोला देखो 100 रुपये तुम लोन में घुमा रहे तो 40 गरीबों को, किसानों को सबको देने हैं। तो SBI के हाँ भाई लंच ब्रेक से पहले जितना हो जाए मैं काम कर लेता हूँ, तो अहमदाबाद, पंजाब, नासिक, ये 3 जगह दे देते हैं, क्योंकि इतने तो किसान उधर मिल जाएंगे मुझे। मैं क्यों जाके झारखंड या उड़ीसा में लेफ्ट राइट करूँ, जहाँ पर नक्सलवादी कुछ अटैक करे, जहाँ पर मुझे बहुत छोटी छोटी सड़कें या जंगल में जाके किसी को ढूंढना पड़े, तो आई विल नॉट पुट एफर्ट। तो पहले बैंकर्स ऐसा शॉर्टकट लेते थे कि कुछ बड़े स्टेट्स में ही सारा लोन का पैसा बुला के घुमा के बोल देते कि हमारा कोटा कंप्लीट हो गया। इस कारण से आप जाएंगे समझते हैं कि भारत में इनक्वालिटी क्यों है, खासकर ये जो ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत, उसमें हमेशा आपको क्यों ज्यादा ये सब गरीबी दिखती है, क्योंकि वहां पर आप पाएंगे ना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ना किसान, किसी को इतने लोन जाते नहीं थे। RBI ने कहा कि सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अब तक कितना लोन दे दिया है आपने, तो पता चले अच्छा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इनको बहुत लोन मिल गया, तो अब से वहां कम लोन जाए और ये उड़ीसा, झारखंड वगैरह में ज्यादा लोन जाए, ऐसा हम वेटेज सिस्टम निकालते हैं PSL में। अब उसका मैथ समझने का बहुत जरूरत नहीं है, वो बात ऐसी है कि एक्सिस बैंक अगर कोई डेवलप डिस्ट्रिक्ट जैसे अहमदाबाद, उसमें 100 रुपये लोन में देगा किसानों को, तो RBI समझो उसको 90% ही कि तुमने 90 रुपये लोन में दिया है, ऐसा वो नेगेटिव वेटेज देगा। लेकिन मान लो वो दांतेवाड़ा जैसे किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में लोन देगा, तो वो 100 का लोन दिया तो भी RBI कहेगा देखो तुमने बहुत शाबाशी का काम किया, तो मैं तुम्हारा 125 जितना टारगेट कंप्लीट हुआ ऐसा मैं लिख देता हूँ, ताकि बैंकर जल्दी जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट कर सके। उसके पीछे का समझो मैथ सीसर नहीं समझना है, सफिशिएंट होना कि RBI उनको एनकरेज करेगा, जैसे कैशबैक डिस्काउंट देके Amazon आपको एनकरेज करता है कि और शॉपिंग कर लो। तो एक लाइन में याद रखना है वेटेज सिस्टम है, ताकि पिछले जिलों को और लोन में पैसा जाए। SBI ने कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लोन में पैसा दिया, माइक्रो फाइनेंस मतलब समझो गरीबों को 50,000 1 लाख का लोन देगा, और उसने जाके किसी किसान को गरीब को लोन दे दिया, तो यहाँ पर जो काम हुआ उसे भी SBI का PSL कोटा कंप्लीट माना जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑन लैंडिंग, कि SBI ने किसी को लोन में दिया, वो आगे जाके इनको दे रहा है, तो ऑन लैंडिंग नॉर्म्स होते हैं। तो एक लाइन में काफी है, इसके आगे इंडियन एक्सप्रेस आधा पेज भर के एक्सप्लेन सीरीज लिखे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा, मान लीजिए ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का हो, बैंकर के मैं 5 लाख का लोन देता हूँ, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मैं 2 लाख का लोन देता हूँ, और दोनों मिलकर ये 7 लाख का लोन देंगे, तो इसमें बैंकर का कोटा माना जाएगा कि भाई तुमने 5 लाख का अपना कोटा PSL कंप्लीट किया। उसको हम कहते हैं को ओरिजिनेशन या को लैंडिंग ऑफ द लोन्स, तो वहां पर भी PSL की अचीवमेंट मानी जाएगी। इस पे भी इंडियन एक्सप्रेस आधा पेज भर के बीच में थीसिस लिखी थी उसने, तो कुछ काम की नहीं थी, ये एक लाइन का ही मुद्दा था। कुछ लोग इसमें झंडा उठाएंगे कि बैंक ने 5 लाख का लोन क्यों लिया दिया, 7 लाख का दे देते, भाई वो किसान का क्रेडिट हिस्ट्री भी देखेगा, वो देख के बताए तुम इतना ही मैं तो दे सकता हूँ, इसलिए उसको इतना लोन मिला। तो रियल लाइफ में क्या होता है वो पंचायत में नहीं जाना चाहिए। अब ये जो को लैंडिंग नॉर्म्स है वो RBI अलग अलग वक्त पे फाइन ट्यून करता है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो PSL कोटे देख लिए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को वेटेज दे दिया। आखिरी मुद्दा बचता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस एंड PSL सर्टिफिकेट्स।
पीएसएल टारगेट खत्म नहीं किया तो क्या सोचा था? आरबीआई गवर्नर खुश होगा, शाबाशी देगा। एसबीआई सर मैंने आपसे रेपो रेट में लोन लिया, आपका नमक खाया, तो मेरे को बख्श दो। आरबीआई बख्शता नहीं है। मतलब व्हाट इफ सम बैंक डज नॉट फुलफिल दिस पीएसएल कोटा, देन व्हाट विल हैपन? मान लीजिए स्टेट बैंक ने एक किसान को 10 रुपए का लोन देना था ताकि पीएसएल में उसका कोटा कंप्लीट हो, और ये लोन अगर वो दे देता इज्जत से तो 7% इंटरेस्ट और 3 साल का फार्म लोन नॉर्मली दिया जाता है। बट स्टेट बैंक कुड नॉट कंप्लीट दिस टारगेट, तो सजा क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट? पनिशमेंट ऐसी है कि 10 रुपये किसान को लोन में नहीं मिले, रिजर्व बैंक ये कहेगा कि स्टेट बैंक आप ये 10 रुपये मुझे दे दो, और मैं आपका ये जो पीएसएल शॉर्टफॉल है या जो आपने कोटा कंप्लीट नहीं किया, वो मैं आगे कुछ और संस्थाएं जैसे नाबार्ड, एक्सिम, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, मुद्रा, इनको लोन में दूंगा। वो आगे जाके गांव की सड़कें, इरिगेशन कैनाल, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट, माइक्रो एंटरप्राइज को लोन देंगे मुद्रा, ये सब में हो जाएगा। और आपके ये 10 रुपये हम वापस करेंगे, चिंता मत करना, और ये 10 साल बाद वापस करेंगे, और इसमें बहुत कम ब्याज देंगे, 4.25% और समथिंग। वैसा कि आप याद करो कल हमने देखा था बैंक रेट, वो इसमें उल्टा चलेगा कि बैंक रेट -2% उतना ब्याज तुमको देंगे। तो एक प्रकार से स्टेट बैंक का नुकसान है, क्योंकि समझो इज्जत से किसान को दे देता तो 60% ब्याज कमा लेता, 3 साल में पैसा वापस आ जाता। इधर गया जो पैसा 10 साल लॉक हो गया, ब्याज भी कमाएगा मान लो 4%। तो इस प्रकार से हिडन पनिशमेंट या नोशनल लॉस, काल्पनिक नुकसान बैंकर का है कि वहां 7 मिलता है, इधर 4 मिला है, तो लॉस तो हुआ। तो दिस इज अ हिडन पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ पीएसएल टारगेट्स। अब ऐसे जो शॉर्टफॉल कहां जाते हैं, मतलब शॉर्टफॉल का पैसा एसबीआई जमा करेगा, आरबीआई में, आरबीआई नीचे देगा। जैसे एक संस्था है नाबार्ड, उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें पैसा जाता है। फिर सरकार ने कहा ऐसा एक और फंड बना देते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके बारे में गुरु शुक्र को समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी में। उसका ऐसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें हम पैसा ये लगवाएंगे पीएसएल शॉर्टफॉल का, और उसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए नई स्कीम पॉलिसी हम लगाएंगे। तो सब चलते रहता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज पीएसएल सर्टिफिकेट्स। मान लीजिए कॉलेज में ऐसा रूल हो कि लास्ट सेमेस्टर में हर एक स्टूडेंट ने 3 रिसर्च पेपर लिखने हैं, तभी उसकी डिग्री फाइनल मानी जाएगी। और जो स्टूडेंट ये रिसर्च पेपर नहीं लिखेगा तो उसने वापस से यही सेमेस्टर रिपीट करना होगा, और वो सेमेस्टर रिपीट करेगा तो उसे 50,000 फिर से फीस देनी होगी। मान लीजिए ऐसा रूल है। अब इस कॉलेज में एक आमिर खान, वो ओवर अचीवर है कि 3 नहीं उसने 4 रिसर्च पेपर लिख दिया, और सामने एक शर्मन जोशी है, वो अंडर परफॉर्मर है कि 3 नहीं उसने सिर्फ 2 ही रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो स्वाभाविक है शर्मन जोशी को लास्ट सेमेस्टर में फेल करेंगे, 6 महीने वापस रिपीट करे, 50,000 वापस से सेमेस्टर फी भरे, ऐसी उसको तकलीफ होगी। तो अब ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? सेटिंग कर सकते हैं। शर्मन के भाई आमिर देखो 3 ही पेपर लिखने थे, तुमने चौथा लिखा था, उसका कोई मेडल तो है नहीं, तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 5,000 देता हूँ, तो तुम्हारा भी कोटा कंप्लीट और मेरा भी कोटा कंप्लीट, मेरे 2 3 हो गए, तो वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अब तो ऐसा हो सकता है कि एक ओवर अचीवर अपना एक्स्ट्रा कोटा अंडर अचीवर को दे दे और पैसा कमा ले। ऑफ कोर्स कॉलेज एजुकेशन में ये तो अनएथिकल माना जाएगा, अनैतिक चीज है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में ये अलाउड है, लीगल है, आरबीआई ने अलाउ किया है। आप समझिए एसबीआई, उसके पास इतना स्टाफ है, इतना ब्रांचेस है, तो गांव-गांव जाके किसानों को लोन दे सकता है। एक्सिस बैंक का इतना बैंकिंग पेनिट्रेशन गांव में होगा ही नहीं। एक्सिस बेचारा ये किसानों को भी अलग से 10% या कुछ 12% इतने लोन देने हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एंड यू कैन नॉट से कि एक्सिस बैंक बदमाशी में विद सम नेफेरियस पर्पस ऐसा कर रहा है, उसके पास नहीं है इतने ब्रांच, और फिर आप ये कहने तो फिर उसका पैसा वो सब जगह लॉक करा दो नाबार्ड सिडबी में, दैट विल आल्सो नॉट बी ए गुड थिंग। तो आरबीआई ने इनको कहा कि तुम आपस में सेटिंग कर लेना, कोई बात नहीं। सेटिंग वो ऐसा होगा कि मान लीजिए किसान को, मतलब सभी किसानों को कुल मिला के 10 करोड़ लोन देने थे, एसबीआई ने 12 करोड़ दे दिए और एक्सिस सिर्फ 8 करोड़ दे पाए, तो इधर एक्सिस का शॉर्टफॉल चल रहा है। तो एसबीआई को क्या कहेगा, भाई आप अपने लोन पेपर्स 2 करोड़ के मुझे दे दो, तो तुम्हारा भी 10 मेरा भी 10, हम दोनों के कोटे कंप्लीट। तो ऐसा जो लोन पेपर के ऊपर सर्टिफिकेट बनाकर ट्रांसफर किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसी को ये कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। उससे किसान को समझो, किसान को तो लोन चुकाना है, वो एक्सिस को नहीं, स्टेट बैंक को चुकाएगा। और इन लोगों ने आपस में कागज पे फाइल पे अपना सेटिंग कर लिया ताकि दोनों अपने कोटे कंप्लीट कर सके। आप कहते तो स्टेट बैंक का क्या फायदा हुआ इसमें? वही फायदा जो आमिर खान का हुआ कि 5,000 में रिसर्च पेपर बेच दिया, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 2 लाख रुपए कमीशन उसको दे दे वगैरह वगैरह। वो कैसे काम करता है नॉट इंपॉर्टेंट, हमें एक लाइन में समझना था, समझ लिया। ये भी आईएएस के लिए काम का नहीं है, बहुत चीज के आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए काम का है। आप कहते तुम भाई आईएएस का ही पढ़ाना, वो सब में किधर जा रहे हो? क्योंकि समझो आप इधर आए यूपीएससी तैयारी करने के लिए, आपने फी भरी, तो आप एक बड़ी तमन्ना लेके आए कि मुझे ऑफिसर बनना है, आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं, स्टेट सर्विस में, बैंक में, एक्स वाई जेड। आपको सीधा कि नहीं अब मुझे जाके सीधा रेलवे ग्रुप का खलासी या कुछ बनना है, ऐसा तो आपका तमन्ना होगा नहीं। तो व्हेन यू एस्पायर फॉर बिगर थिंग्स देन यू हैव टू पुट एफर्ट। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में आप पाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे, उसी तरह सिर्फ नाबार्ड से लेके बहुत सारी परीक्षाओं में खासकर जहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं, तो जो समझो एक तो टिपिकल आईबीपीएस वाली जनता होती है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पेपर है तो उनको एज मिलती है। आरबीआई वाला ऐसा पेपर है कि उसका प्रीलिम और मेंस में डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, जबकि आईबीपीएस में ऐसा नहीं है। तो इस जगह पर यूपीएससी वालों को एज मिलती है, प्रोवाइडेड कि आपका मैथ्स रीजनिंग वगैरह ठीक हो। तो एस्पायर फॉर ग्रेट थिंग्स, इसलिए 2-5 चीजें इधर, और समझो पिलर 1 है उसमें मान लो 5 to 7% एक्स्ट्रा थिंग इफ यू आर लर्निंग, तो वो कोई पाप नहीं लग जाएगा उसमें। नाउ क्वालिटेटिव टूल्स, उसमें हमने पीएसएल देखा, इसमें ये किसानों को भी लोन जाए ऐसे कोटा सिस्टम है। इसके अलावा भारत सरकार अलग से किसानों को फार्म लोन पे थोड़ी सब्सिडी देती है कि मान लो किसान ने 9% ब्याज देना है, सरकार के हम 4% दे रहे हैं, ऐसा अगर कुछ किया जाए तो वो सरकार की तरफ से दी गई राहत है। उसे आप आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कह सकते। सिर्फ गवर्नमेंट गिविंग सम सब्सिडी और लोन बेनिफिट टू फार्मर्स, इट इज नॉट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, इट इज अ सेपरेट थिंग, इट इज गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। क्या ऐसी जो योजना है पिलर 1 डी में फाइनेंशियल इंक्लूजन में, पिलर 4 ए एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे। तो नाउ व्हाट इज द बिगर पिक्चर? हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स देख लिए। जस्ट अ मिनट, लेक्चर में 100 स्लाइड होने का नुकसान क्या है कि जब आपको पीछे जाना हो तो फिर आपको ढूंढने में ज्यादा टाइम जाता है। क्या बिगर पिक्चर इज दिस की टूल्स का क्लासिफिकेशन, लेट मी जूम इन। पहले तो हमने मतलब पिछले 2-3 दिन में देखे उनको हम याद कर ले, क्वांटिटेटिव टूल्स की जिसको परसेंटेज मैथ्स में एक्सप्रेस करते थे, सीआरआर एसएलआर, ये बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह, फिर आज जो ये ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन देखे, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। इनको जनरल टूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि समझो अगर सीआरआर चेंज किया तो पूरी इकोनॉमी में सारे लोन पर असर करता है, वो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करके। तो जनरल टूल्स है, वो कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक ट्रैक्टर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, ऐसा है नहीं, इनडायरेक्ट है। परोक्ष कैसे कि आरबीआई सीआरआर कम करे, फिर उम्मीद रखे कि उस हिसाब से बैंक वाले लोन कम करेंगे, पर पक्का है नहीं, क्योंकि बीच में मनी मल्टीप्लायर कैसे असर करता है, मेनी फैक्टर्स आते हैं। तो क्वांटिटेटिव है, जनरल है, इनडायरेक्ट है। इन टूल्स की मदद से वॉल्यूम ऑफ द लोन इज डिसाइडेड।
खासकर सीआरआर आप समझो, उसको जितना कम किया जाएगा तो बैंकर्स का लोनेबल फंड्स बढ़ेगा, उसी तरह एसएलआर से बैंकर का लोनेबल फंड बढ़ेगा। तो कितने जत्थे में लाखों करोड़ों का पैसा जाएगा, दैट वॉल्यूम ऑफ लोन इज डिसाइडेड बाय दिस टूल्स। उसके मुकाबले ये जो अभी हमने क्वालिटेटिव टूल्स देखे, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब अक्षय कुमार का गोल्ड लोन, फिर ये क्रेडिट रेशनिंग रशिया वाला, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल मतलब ये नैनो कार का लोन देख लिया, पीएसएल अभी 40% कोटा देख लिया। तो दीज आर सिलेक्टिव, ये कोई एक इंडस्ट्री या सेक्टर को टारगेट करते हैं। दे आर डायरेक्ट, आरबीआई ने बोल दिया 40% लोन इनको जाने चाहिए, मतलब जाएंगे तो डायरेक्ट टूल्स आते हैं। दे डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स। खासकर पीएसएल समझो, पीएसएल ने क्या डिसाइड किया, 1 लाख 2 लाख लोन मिलेगा नहीं, उसने ये डिसाइड किया किसको कितना मिलेगा, कोटा डिसाइड किया, डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया। तो यस, दीज आर द फीचर्स। अभी आप समझो हर एक फीचर हर एक पे लागू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि हम कहें लोन टू वैल्यू मतलब गोल्ड लोन, तो उसमें तो इंटरनल कोटा है नहीं। मतलब आप समझो गोल्ड लोन अगर मुथूट फाइनेंस देता है, जो बैंक नहीं है, जो एनबीएफसी कंपनी है, तो उस पे पीएसएल कोटे लागू नहीं होते, उसकी मर्जी है। तो गोल्ड लोन देगा, वो डिपेंड करता है कितना सोना गिरवी रख रहे हो वगैरह। तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिसाइडेड। पर ऐसा वकील नहीं बनना है, देखो उसमें नहीं हो रहा है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई विद 0 इज जवाब 0। सो दिस टूल्स आर नॉट, नो आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टूल्स। तो एमसीक्यू में जब ब्रॉड सेंस में वो पूछे तो इस टाइप से टिक करना है। इसमें जरूर हर एक चीज हर एक में आएगी। अब फॉर एग्जांपल कोई 5 लाख का गोल्ड गिरवी रखेगा तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। आप कहें देखो वॉल्यूम तो डिसाइड हुआ ना परसेंटेज गोल्ड एलटीवी के हिसाब से। ऐसा वकील बन के इंटरप्रिटेशन मत करो, वरना आपका एमसीक्यू गलत हो रहा है। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो तो करेक्ट है, क्योंकि अपने दिमाग से मैंने नहीं पढ़ा है, तमिलनाडु और बाकी टेक्स्ट बुक से मैंने पढ़ा है। तो दीज आर द टूल्स। क्लासिफिकेशन याद रखना है, वैसे तो आसान है, नहीं याद रहे तो 2-3 बार लिखो रटो, कुछ इसमें है नहीं। तो वी आर डन विद बोथ टाइप ऑफ टूल्स। लेकिन अभी भी कहानी बाकी है, सोमवार को वो कंप्लीट करेंगे। अब क्या कहानी बाकी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है 2-2 महीने पर, वो कैसे काम करती है, और कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स कि लोन की इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने रेपो चेंज किया तो नीचे कैसे होगा, उसका एक्सटर्नल बेंचमार्क फार्मूला होता है, फिर ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या, ऐसे कुछ आगे वाले टॉपिक्स। वैसे कुछ डिफिकल्ट है नहीं, पर वो सुकून से हम पढ़ सके, इसलिए कल सोमवार को भी लेक्चर है और बुधवार को टेस्ट होगी, उसमें भी 50-60 क्वेश्चन होंगे। तो जितना भी बाकी आप रिवीजन करते रहे, जी अकॉर्डिंगली इसमें भी जो आज पढ़ा उसकी पीवाई को हम कल देखेंगे। सो आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट।